हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। मैं तो हमेशा मस्त रहता हूं। वेलकम टू एपिसोड नंबर 7। मोस्टली ये लास्ट एपिसोड होगा। एपिसोड नंबर 7, रिविजन कम अमेंडमेंट्स, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, May 21, November 21 अटेम्प्ट। ऑब्वियसली अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो आईपीसीसी वाले चैप्टर्स है, तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन वॉच दीज लेक्चर्स, बट ये वो हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन वाला लेक्चर है। द इंग्लिश वर्जन विल बी सेपरेटली अवेलेबल ऑन द सेम चैनल। तो लेट्स कंटिन्यू। सर, व्हाई दिस बिग गैप आफ्टर सो मेनी डेज? इतने सारे दिन के बाद ये एपिसोड 6 के बाद 7। हाँ, तो लोग पहले वाला देखेंगे तब नया करूंगा ना। देखो, मेरे पास फ्री टाइम, आपको लगता होगा कि एकदम फ्री है, कुछ काम नहीं, लेकिन बहुत काम है। नया बुक बना रहा हूं which will be the better book, which will be better than anybody else, any other similar book available in the market। तो उसके लिए भी मेरे को टाइम चाहिए। मेरे अपकमिंग बैचेस है, मेरे को उसके लिए भी टाइम चाहिए। अभी 2021 का जो बजट है वो आ गया है, विच इज एप्लीकेबल फॉर May 22। तो उसकी नई बुक बनानी है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। बट अगर स्टूडेंट्स ने पहले वाले लेक्चर देखे नहीं तो मैं पागल हूं, फालतू बैठा हूं जो मैं रिकॉर्ड करते रहूंगा। तो इसलिए इतना बड़ा गैप वेट कर रहा था थोड़े स्टूडेंट्स को देखने का। स्पेशली अब मैं अगर एमसीक्यू की बात करूं तो एमसीक्यू के लेक्चर्स में रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं जब तक लोग ये रिवीजन नहीं देखेंगे। देखो, एमसीक्यू का लेक्चर देखने के लिए यू हैव टू फर्स्ट रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट। उसके लिए आपने रिवीजन कम अमेंडमेंट्स के लेक्चर देखे होने चाहिए। तो जब रिवीजन कम अमेंडमेंट लेक्चर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने देख लिए होंगे, तब ऐसा होगा कि नाउ स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द एमसीक्यू लेक्चर्स, और उस टाइम के ऊपर आपको एमसीक्यू के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए ये गैप था, एंड आगे भी मैं अपना बिजी शेड्यूल में से जबरदस्ती टाइम निकाल के ये फ्री लेक्चर करने के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। बहुत सिंपल बात है, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं। ओके, आई एम अ प्रोफेसर। सो अभी के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। द लास्ट क्लास दैट वी फिनिश्ड अ चैप्टर कॉल्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। वी विल नाउ गो अहेड। नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज अ चैप्टर कॉल्ड कैपिटल गेन। वैसे द पीडीएफ इज ओपन, लेकिन ज्यादातर हम लोग ना ओरल डिस्कशन एंड मेरे जो क्लास के जो नोट्स है जो मैं लिखवाता हूं, एंड दीज आर माय क्लास नोट्स, और यही नोट्स को अब ये बुक के अंदर विथ बेटर कलर कॉम्बिनेशन, बेटर प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली क्योंकि वो बुक के फॉर्म में होगा तो वो राइटिंग जो होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। एंड एज आई सेड, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अवेलेबल बुक इन द मार्केट। इससे बेटर हैंड रिटन बुक कोई और अवेलेबल नहीं होगी। ये मैं थोड़ा सा लेट हूं ये काम करने में। क्या करने में? पब्लिश करके, ब्रांडिंग करके, प्रिंट करने में लेट हूं। कलर्ड हैंड रिटन बुक का कॉन्सेप्ट भी बहुत पहले मैं लेके आया था। मैं वो पीडीएफ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। मेरे में इतना वो एक्यूमेन, बिजनेस एक्यूमेन जिसको बोलते वो नहीं था कि ब्रांडिंग करूं, उसको पब्लिश करूं और उसको बुक स्टोर पे अवेलेबल करवाऊं। मैं ऐसे ही दे देता था। लेकिन अभी लेट्स गो बाय द फ्लो। तो नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू इट, एंड दिस बुक विल बी बेटर देन एनीबडी एल्स। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। सो वी विल टॉक अबाउट कैपिटल गेन, चार्जिंग सेक्शन 45 इज दैट सेक्शन जो बोलता है अगर आपका कैपिटल गेन है तो पे टैक्स। व्हेन डज कैपिटल गेन अराइज? दो कंडीशन, देयर हैज टू बी अ कैपिटल एसेट, देयर हैज टू बी टैक्सेबल ट्रांसफर। जब ये दोनों होगा देन एंड ओनली देन अराइज होगा सेल माइनस कॉस्ट का कंप्यूटेशन होगा। अगर कैपिटल एसेट नहीं है या टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं है तो कंप्यूटेशन ही नहीं होगा। यू कैन नॉट से द कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। वो भी गलत है, क्योंकि कैपिटल गेन अराइज कब होता है? जब कैपिटल एसेट है, टैक्सेबल ट्रांसफर है, तब हम लोग कंप्यूट करेंगे, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो। The computation will happen only when it is a capital asset and it is a taxable transfer. So we have to learn what is a capital asset, what is taxable transfer. दोनों हो गया तो जाके हम सीखेंगे computation। तो हमको वो सीखना है। सबसे पहले let's talk about meaning of capital asset. What is included? सब कुछ, सब मोह माया है, सब मोह माया, everything, anything which is movable or immovable, tangible or intangible, fixed or circulating, सब कुछ capital asset है, सब कुछ, खाली इनको छोड़। Means exclusions learn कर लिया तो anything which is not in exclusion will become इंक्लूजन। क्या क्या? स्टॉक इन ट्रेड विल नॉट बी कैपिटल एसेट, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका पीजीबीपी में टैक्स हो गया। रूरल एग्रीकल्चरल रेंट, माइंड यू, रूरल प्लस एग्रीकल्चरल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। मतलब अर्बन एरिया में अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट होगा, और अगर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे अर्बन या रूरल, तो वो कैपिटल एसेट होगा। इट हैज टू बी रूरल एंड एग्रीकल्चरल लैंड, तो इट विल नॉट बी कैपिटल एसेट। इसके पहले पर्सनल मूवेबल, अगेन प्लस साइन, इट हैज टू बी पर्सनल एंड मूवेबल। मतलब बिजनेस एसेट हमेशा कैपिटल एसेट होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा कैपिटल एसेट होगा। इट हैज टू बी पर्सनल एंड मूवेबल, और उसमें भी आपके फॉलोइंग एसेट्स एक्सक्लूडेड है, दैट इज स्कल्पचर, आर्टवर्क, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ज्वेलरी। ये पर्सनल मूवेबल होगा, फिर भी ये कैपिटल एसेट होगा। सो ये था आपका थर्ड एक्सक्लूजन।
दीज आर सर्टन गोल्ड बॉन्ड्स जो अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट ने इशू किए थे, 6.57% नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड. स्पेशल बेरर बॉन्ड्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट एंड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू हुए थे दैट विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड. इनको छोड़ के एनीथिंग एल्स वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग, सब मोह माया है. एवरीथिंग इज अ कैपिटल एसेट. ये है आपका मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट. ये रिवीजन है. इसके आगे जो हम डिस्कशन करते हैं, वी डू डिस्कशन, ये जो डिस्कशन है ये एनआरआई टैक्सेशन में ऑलरेडी हो गया है, वो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं. तो जल्दी जल्दी बोलूंगा. कैपिटल एसेट को एक बार हमने मीनिंग सीख लिया, देन वी डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज. लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट. लटका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सटका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट की गेन लॉन्ग टर्म गेन बनेगी, शॉर्ट टर्म एसेट की गेन शॉर्ट टर्म गेन बनेगी. इफ एसेट इज लटका द गेन विल बी लटसग. इफ एसेट इज सटका द गेन विल बी सटसग. सर तो उससे क्या मतलब है? क्योंकि अगर आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं. सो उसके लिए वी हैव टू डिसाइड एसेट लॉन्ग टर्म तो गेन लॉन्ग टर्म. तो व्हेन विल एन एसेट बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? व्हेन द होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 36 मंथ. लेकिन 3 एसेट के लिए इट इज 12 मंथ. कौन सा? लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सक्लूडिंग यूनिट, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड तीसरा जीरो कूपन बॉन्ड. ये तीनों 12 मंथ्स के बाद और 2 एसेट 24 मंथ्स के बाद. इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स. सो 3 होएगा 12 मंथ्स के बाद, 2 होएगा 24 मंथ्स के बाद, एंड एवरीथिंग एल्स विल बी आफ्टर 36 मंथ्स. इन ऑल द केसेस इट इज ग्रेटर देन, मतलब लेस देन और इक्वल टू दोनों शॉर्ट टर्म में जाएगा. एक बार एसेट लॉन्ग टर्म बन गया तो गेन लॉन्ग टर्म. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गेन? गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पहला टैक्स बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन मतलब कॉस्ट को हम लोग इन्फ्लेट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे. वी विल टेक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, जो आपके एग्जाम के लिए 2021 रहेगा, वो आपको लर्न करना है. 301 आपको एग्जाम ईयर का लर्न करना है. डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर. अगर वो आपका बेस ईयर है 81 82 है, उसके पहले का है तो 100 लेंगे, और अगर बीच का है तो आपको दिया हुआ रहेगा कॉस्ट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय एक्विजिशन ईयर. आपको 2 ही लर्न करना है, बेस ईयर 01 02 का 100 एंड एग्जाम ईयर 2021 का 301. बीच का कुछ भी दिया हुआ रहेगा. लेकिन 7 केसेस में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है. व्हाट आर द 7 केसेस? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे किसी को नहीं मिलेगा. एनआरआई टैक्सेशन स्पेशल रेट्स, नो इंडेक्सेशन. स्लम सेल व्हिच विल कम इन दिस चैप्टर, no indexation. Non-resident holding securities in India, no indexation. Any kind of securities, no indexation. Depreciable assets, नो इंडेक्सेशन. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्टॉक मार्केट जो 112A के अंदर कवर होता है, क्योंकि उसमें ग्रैंडफादरिंग आ जाता है, इसलिए अगेन नो इंडेक्सेशन. 7 केसेस को छोड़ के बाकी सब जगह इफ इट इज लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन मिलेगा. एंड सेकंड पॉइंट अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 11212 बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 20%. जो भी आपकी इनकम है वो सेग्रीगेट होगी. इनफैक्ट कंपनी फर्म के लिए भी अलग करके LTCG 20%, एवरीथिंग एल्स नॉर्मल रेट, चाहे वो ओल्ड रेजिम हो, न्यू रेजिम हो, नॉर्मल हो, स्लैब हो, स्पेशल हो, कुछ भी हो. लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 20%. मगर 2 एसेट के लिए आपके पास ऑप्शन है, लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड जीरो कूपन बॉन्ड, वेयर यू कैन टेक 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. ये खाली ये 2 के लिए होता है, और आप ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो. 20% विद इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन. और अगर नॉन रेसिडेंट का अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, क्योंकि उसको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, तो हमेशा 10% के ऊपर टैक्स होगा. एंड देन जो स्टॉक मार्केट का डिस्कशन है वो तो हमने एनआरआई के अंदर कर लिया. दिस वाज द डिस्कशन अबाउट व्हाट इज कैपिटल एसेट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज टैक्सेबल ट्रांसफर. टैक्सेबल ट्रांसफर के अंदर भी वी हैव इंक्लूजन एक्सक्लूजन. टैक्सेबल ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आता है? सेल, मतलब ट्रांसफरिंग योर एसेट और बदले में पैसा लेना, दैट इज टैक्सेबल ट्रांसफर. अगर बार्टर या एक्सचेंज किया, एसेट देके दूसरा एसेट लिया, तो वो भी आपका टैक्सेबल ट्रांसफर में आएगा. आप मतलब पैसा लो या बदले में कुछ और लो, इफ यू आर टेकिंग अ कंसिडरेशन इट विल बी टैक्सेबल ट्रांसफर. रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, उसका क्या एग्जांपल था? एग्जांपल 1, अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, इट इज अ टैक्सेबल ट्रांसफर. लेकिन कभी अगर कॉम्पेंसेशन मिला है तो ही, सुनिए, कॉम्पेंसेशन मिलेगा तो गेन होगा, तो फिर वो टैक्सेबल ट्रांसफर है. नहीं मिलेगा तो लॉस होगा, तो ट्रांसफर ही नहीं है, कंप्यूट ही नहीं होगा, लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. Then you have last 2 cases, compulsory acquisition and conversion of capital asset into stock in trade. इनका computation थोड़ा सा peculiar है, तो उसको डिस्कशन करते हैं. Compulsory acquisition is taxable when in the year when the compulsory acquisition takes place. उस साल capital gain arise होता है लेकिन taxable नहीं होता है. In the year of compulsory acquisition, capital gain arises but not taxable. Taxable होगा बाद में जब compensation मिलता है. Then what is the importance of the year of compulsory acquisition? This will end your holding period and also end your indexation. Holding period और indexation दोनों खत्म हो जाएगा in the year of compulsory acquisition. फिर टैक्स कब भरने का? When you get first installment. Any part of compensation अगर आपको मिला है तो आपको टैक्स भरने का पूरा कॉस्ट आपका इसके सामने एडजस्ट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है. और अगर आप इस अमाउंट से
दुखी हो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, देन यू कैन गो फॉर रिट पिटिशन। और आपको अगर एनहेंस कॉम्पेंसेशन मिला, देन दैट इज एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, बट दिस इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। इनिशियल कॉम्पेंसेशन व्हेन यू गेट योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड एनहेंस कॉम्पेंसेशन इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। इसके सामने ऑब्वियसली अब कॉस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले आपने ले लिया है, लेकिन आपको लिटिगेशन एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा। एंड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल एसेट, क्योंकि टाइप ऑफ गेन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एसेट। और जो सेकंड ट्रांजैक्शन था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उसका भी कैलकुलेशन सिमिलर है। कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, जैसे ही कन्वर्जन हुआ उस साल कैपिटल गेन अराइज होगा, लेकिन टैक्स नहीं भरेगा, टैक्स भरेगा इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जन ईयर? वंस अगेन एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड, एंड ऑफ इंडेक्सेशन, वो दोनों खत्म हो जाएगा, खाली टैक्सेबिलिटी पोस्टपोन होगी। कौन से साल में? इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक, जहां पे सेलिंग प्राइस लिया जाएगा एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और कॉस्ट आपका जो भी था वो दैट विल बी टेकन, और ये एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ही आपके पीजीबीपी के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। सो दीज टू केसेस वर हैविंग स्पेसिफिक कैलकुलेशन। ये था आपका टैक्सेबल ट्रांसफर, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जब हमारा कैपिटल एसेट का मीनिंग हो जाता है और हमारा टैक्सेबल ट्रांसफर का मीनिंग हो जाता है, तब हम आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के ऊपर। इन कंप्यूटेशन यू हैव टू लर्न दिस, ये अपने क्लास के नोट्स है। एज आई सेड, इसको ज्यादा अच्छी बुक बना के, बेटर बुक, बेटर कलर कॉम्बिनेशन के साथ बुक बना के, वेरी सून इट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर यू। वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट के May 21 के पहले इसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। हम लोग जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस के ऊपर कमेंट करके सर ये कब आएगा, जल्दी करो। देखो, आई एम ट्राइंग मिडल ऑफ अप्रैल तक किसी भी हालत में ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड दिस दैट इनिशियली we will give it at cost price only. We will not be taking home a single rupee from whatever is the cost of printing plus sending the book to your house only, that is going to be taken. Nothing else will be taken, only at cost price. There will be no profit in this book. So I am trying my level best कि ये अप्रैल के मिडल तक हो जाएगा। एंड जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है हो जाना चाहिए, लेकिन स्पीड करने में हम लोग क्वालिटी खराब नहीं करेंगे, जो मेरा हमेशा से सिस्टम रहा है। एंड मान लीजिए कि वो थोड़ा सा हफ्ता भर लेट भी हो जाता है, तो एक और बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, ये जो बुक है ये आपको 1 डे बिफोर योर एग्जाम आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने में काम आएगा। इनफैक्ट एक बार नहीं 2 बार काम आएगा। वो जो 1.5 दिन के टाइम में हमको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, उसके लिए ये बुक आपके लिए गोल्डन ट्रेजर है। तो मान लीजिए अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाता है, स्टिल इट इज एडवाइसेबल कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए, ताकि आपके पास 1 डे बिफोर योर एग्जाम, और तब तक तो आए क्योंकि एग्जाम तो लास्ट वीक ऑफ मे में, तब तक तो हम लोग 100% ये कर देंगे। एंड वी विल बी, बिकॉज ये अप्रैल का मंथ आ जा रहा है, इसलिए वी विल बी ऑर्डरिंग लिमिटेड स्टॉक। हम लोग ज्यादा क्वांटिटी प्रिंटिंग में नहीं डालने वाले, तो एक बार स्टॉक खत्म हो गया उसके बाद में यू विल नॉट बी गिवन द बुक। उसके बाद में हम लोग नवंबर के पहले प्रिंटिंग नहीं कराएंगे। सो लेट्स बी क्लियर, हुएवर वांट्स द बुक, वो आप हम जैसे अनाउंसमेंट करेंगे उसको प्री बुक कर लेना। सो लेट्स कम टू द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम अवर हैंड रिटन नोट्स। ग्रॉस सेल कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंस, एनएससी, कौवा कौवे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करके हमको ग्रॉस कैपिटल गेन मिलेगा। फिर जो 54 सीरीज के एग्जेम्पशंस है वो लेके हमको हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन मिलेगा। सो हाउ टू फाइंड आउट सेल कंसिडरेशन? वॉट एवर मनी यू रिसीव इन ड्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, वो आपका जीएसटी। देखो, आपने एसेट दिया, पैसा मिला, वो आपका ग्रॉस सेल कंसिडरेशन है। और एओ कभी भी ये नहीं बोल सकता कि तूने कम क्यों लिया सर, माई लाइफ माई रूल्स, मेरे को मेरा एसेट कम में बेचना था, मैंने बेच दिया। यू माइंड योर ओन बिजनेस। AO can never question the adequacy except section 50C and 50CA, वो हम नीचे पढ़ेंगे। We have been given certain special cases of gross sale consideration. Normally जो हमको बदले में पैसा मिलता है वो हमारा सेल कंसिडरेशन होता है, लेकिन कभी कभी जो बदले में मिला अमाउंट है वो क्लियरली और इजीली अवेलेबल नहीं होता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो वी विल फाइंड आउट एक एक करके व्हाट आर दो स्पेशल केसेस। केस 1, बार्टर और एक्सचेंज। बदले में पैसा नहीं मिला, कोई और एसेट मिला है। पैसा मिला होता तो पैसे को सेलिंग प्राइस बना लेते, लेकिन एसेट मिला तो उस एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू, नॉट द एसेट विच यू गेव, क्योंकि सेलिंग प्राइस कभी भी वो होता है जो हमको रिटर्न में मिलता है। सेलिंग प्राइस इज व्हाट यू गेट, नॉट व्हाट यू गिव। इसलिए एफएमवी ऑफ द एसेट रिसीव्ड विल बिकम योर सेलिंग। आपने जो भी एसेट दिया, सपोजिंगली शेयर्स के बदले आपको गोल्ड मिला, तो वो गोल्ड आपके लिए सेलिंग प्राइस है, तो वो आपका गोल्ड का वैल्यू आपका सेलिंग प्राइस होगा, नॉट योर शेयर्स का वैल्यू। बार्टर और एक्सचेंज। एसेट डिस्ट्रॉयड में जो भी आपको कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट से या इंश्योरेंस कंपनी से मिला, लेकिन यहां पे एक बहुत पेक्युलरिटी है जो आपको पहले भी बोला, टैक्सेबल ट्रांसफर ओनली इफ रिसीव। नहीं रिसीव हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 0 होगा तो कंप्यूटेशन ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट टैक्सेबल ट्रांसफर। और अगर कॉम्पेंसेशन मिला है, देन ओनली कंप्यूटेशन विल टेक प्लेस। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अभी बोला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। 45(3), 45(4), ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू फर्म, वो 45(3) में अग्रीड वैल्यू एंड फर्म टू पार्टनर 45(4) में फेयर मार्केट वैल्यू। कंपल्सरी एक्विजिशन 45(5) के अंदर कॉम्पेंसेशन, इनिशियल कॉम्पेंसेशन इन द ईयर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एनहेंस कॉम्पेंसेशन इन द ईयर ऑफ
फाइनल ऑर्डर 45.5 है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। जब रीडेवलपमेंट में प्रॉपर्टी जाती है तो हम पुराना प्रॉपर्टी देख के बदले में हमको नया प्रॉपर्टी मिलता है, तो पुराना प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी प्लस द अमाउंट रिसीव्ड इन money. Stamp duty value of new property plus amount in money will be our capital gain, will be our selling price, cost subtract होगा, and this capital gain will be taxable in the year in which we get our completion certificate. Completion certificate मिलता है उस साल ये टैक्सेबल होता है। सपोजिंगली ये नया वाला घर आपने फ्यूचर में बेचा है तो जो आज आपका सेलिंग प्राइस है तब आप उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। Whenever you receive asset under liquidation, मतलब आपके पास शेयर्स है, कंपनी लिक्विडेट हो गई तो एसेट एक्सटिंग्विश हो गया आपका शेयर्स, बदले में आपको कंपनी से एसेट मिलेगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कैन आई से सेलिंग प्राइस ऑफ योर शेयर इज द एफएमवी ऑफ द एसेट। लेकिन जितने कंपनी के फ्री रिजर्व्स होते हैं उतना डीम डिविडेंड में जाता है। टिल लास्ट ईयर कंपनी उसके ऊपर डीडीटी भरती थी, अभी वो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन जितने के ऊपर ऑलरेडी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे टैक्स लग गया उतना यहां से हमारा माइनस होगा, एंड दस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड माइनस द फ्री reserves is going to be your selling price in case of liquidation। वैसे FMV है लेकिन certain amount to the extent of free reserve is taxable under IFRS, तो उतना हमारे कैपिटल गेन के सेलिंग प्राइस में से माइनस हो जाएगा। देन वी हैव सेक्शन 50C, अ बिग कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट इसके ऊपर तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, एग्जाम में भी आया है। तो 50C सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। एक्चुअल सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है, अगर आपके एसएससी को इसमें डिस्प्यूट करना है तो एओ विल अपॉइंट वैल्यूएशन ऑफिसर, और वो दोनों के बीच की वैल्यू, ना तेरा ना मेरा दोनों के बीच का, ना तेरा ना मेरा दोनों के बीच का, द वैल्यूएशन ऑफिसर विल कंप्यूट अ वैल्यू दोनों के बीच का। सेकंड पॉसिबिलिटी, यू हैव एन ऑप्शन टू टेक अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बहुत बार ऐसा होता है हम अग्रीमेंट पहले करते हैं, पोजीशन बाद में देते हैं, अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लेकिन अग्रीमेंट के टाइम पे सम एडवांस मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। यहां पे हम लोग सेलर की बात कर रहे हैं, मतलब एडवांस मस्ट बी रिसीव्ड इन दोस 3 मोड्स, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर उसमें से कोई भी मोड पे एडवांस रिसीव हुआ है तो आप अग्रीमेंट डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं। एंड थर्ड फैसिलिटी, अगर आपका डिफरेंस अप टू 10% ऑफ एक्चुअल है, दिस इज एन अमेंडमेंट, ये लास्ट ईयर 5% था, अमेंडमेंट कम रिवीजन लेक्चर है तो बता देता हूं, इस चैप्टर में अब तक के 2 अमेंडमेंट है, एक तो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 301 और एक ये अभी तक 10% तक का डिफरेंस हुआ। ये 10% किस पे काउंट होगा, हमेशा एक्चुअल। ये लास्ट ईयर तक 5% था, अमेंडमेंट बहुत इजी है, 5 की जगह पे 10%, देन एक्चुअल विल बी टेकन। और ये न्यूमेरिकल एग्जांपल का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आराम से समझ जाओगे। एक्चुअल 5 करोड़ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5.4 करोड़ है, डिफरेंस 40 लाख का है। एक्चुअल के 10% से कम है तो आप एक्चुअल को ही ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 60 लाख है, वो एक्चुअल के 10% से ज्यादा है, तो फिर आपको 5.6 करोड़ लेना पड़ेगा। दैट इज हाउ 50C वर्क। सो एक्चुअल सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। वीओ आएगा तो दोनों के बीच का वैल्यू कंप्यूट करके देगा। आप अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी ले सकते हो अगर उस टाइम पे सम एडवांस वाज रिसीव्ड इन द 3 अलाउेबल मोड्स, एनी ऑफ द 3 मोड्स। एंड फोर्थ, अगर डिफरेंस अप टू 10%, ये परसेंटेज किस पे चेक करोगे, एक्चुअल के ऊपर। इफ डिफरेंस इज अप टू 10% ऑफ एक्चुअल, देन इन दैट केस योर एक्चुअल इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। और ये 10% अमेंडमेंट है, लास्ट ईयर तक 5% था। एंड एट दिस स्टेज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट सेक्शन 43CA, जो सेम टू सेम एज 50CA बट पीजीबीपी के लिए, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी किसी के लिए स्टॉक होता है, किसी किसी के लिए कैपिटल एसेट होता है। जिसके लिए कैपिटल एसेट होता है उसके लिए कैपिटल गेन का सेक्शन 50C लगेगा, लेकिन जो रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं उनके लिए 50C नहीं लग सकता, बिकॉज उनके लिए ये कैपिटल एसेट में स्टॉक इन ट्रेड होता है। तो उनके लिए 43CA सेम रूल, एक्चुअल और रिवाइज हो जाएगा 50C भी, एक्चुअल और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, वो पीजीबीपी के अंदर। फॉर बिल्डर लोग 43CA लगे, वीओ विल कम, दोनों के बीच का वैल्यू। अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आल्सो अलाउड अगर उस टाइम पे सम एडवांस वाज रिसीव्ड इन द 3 अलाउेबल मोड्स। एंड अगर डिफरेंस इज अप टू 10%, वहां पे भी अमेंडमेंट आया, यहां पे भी आया वो 10%, 5 की जगह पे 10%, तो आपका एक्चुअल एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्चुअल इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। Okay. Next we have section 50CA, sale of unlisted shares. Similar to 50C, एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, अनलिस्टेड शेयर्स है, इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होगा, तो इसमें आपको फेयर मार्केट वैल्यू, एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। एंड अगर आपका जीएससी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो क्लास में कैपिटल गेन पढ़े उनको दीपिका जी याद आनी चाहिए, दीपिका पादुकोण, हाँ, आंखों में तेरी अजब सी याद है। अगर आपको बदले में जो एसेट मिला है, सपोजिंगली आपने आपका एसेट दिया, बदले में आपको कोई और चीज मिली है, नॉट मनी, इफ यू कैन वैल्यू इट इन मनी देन द एफएमवी ऑफ द एसेट रिसीव। लेकिन जो बदले में मिला है अगर उसको वैल्यू करना पॉसिबल नहीं है, इफ जीएससी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हमको बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम जो कभी नहीं करते, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट यू गेव ऑफ द एसेट ट्रांसफर। नॉर्मली जीएससी इज व्हाट वी गेट इन रिटर्न, लेकिन जब उसको वैल्यू करना पॉसिबल नहीं है तो जो हमने दिया है हम उसी को फेयर मार्केट वैल्यू, उसी का सेलिंग प्राइस बना लेंगे। दैट वाज योर ग्रॉस सेल कंसीडरेशन। ट्रांसफर एक्सपेंस, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस इज ओनली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। जैसे
अगर ब्रोकरेज है या पेपर में ऐड दिया आपका एसेट ट्रांसफर करने के लिए, ऑल दैट। लेकिन फालतू के वेग एम्बिगुअस एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होगा। द एक्सपेंस शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर ट्रांसफर। नेट सेल कंसिडरेशन वेरी स्टूपिड, जीएससी कर लिया, ट्रांसफर एक्सपेंस कर लिया, माइनस कर लोगे तो आपको आपका नेट सेल कंसिडरेशन मिल जाएगा। देन वी कम टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट। नॉर्मल मीनिंग क्या है, कॉस्ट का मीनिंग क्या है, आप तो कॉस्टिंग बचपन से पढ़ रहे हो। वॉट एवर यू पे टू गेट ओनरशिप इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस बिफोर यूजिंग द एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हम हमारे अकाउंट्स में भी करते हैं, मशीनरी का इंस्टॉलेशन चार्जेस और वो सब कैपिटलाइज करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड इंडेक्स भी आपको बता दिया, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। अगर आपका बेस ईयर है तो 100, नहीं तो बीच का आपको दिया रहेगा, और ट्रांसफर ईयर तो आपका 2021, वो आपको लर्न करना है। लेकिन जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस, कभी कभी कॉस्ट प्राइस भी इजीली अवेलेबल नहीं रहता, और जब भी कॉस्ट प्राइस इजीली अवेलेबल नहीं होता है तो देन वी हैव टू गो फॉर स्पेशल केसेस। नाउ व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इसमें सबसे बड़ा, सबसे मेन, समथिंग दैट विल अफेक्ट एवरीवन, दैट इज कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। एग्जांपल है इनहेरिटेंस, व्हेनेवर अ ट्रांसफर इज नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर, तो प्रीवियस ओनर और करंट ओनर के बीच का गेन अनटैक्सेबल रहा है, नॉन टैक्सेबल रहा है। तो जब अब ये करंट ओनर बेचेगा, वी विल टेक कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, नो कंट्रोवर्सी, कॉस्ट हैज टू बी टेकन फ्रॉम प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड हैज टू बी टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ओनर, बट कंट्रोवर्सी इज विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्सेशन। एज पर डेफिनेशन यहां पे इन्होंने लिखा है इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय असेसी, और असेसी तो हमारा करंट ओनर है, और इसीलिए हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट प्रीवियस ओनर का लेते थे, होल्डिंग पीरियड प्रीवियस ओनर का लेते थे, लेकिन इंडेक्सेशन करंट ओनर से चालू करते थे। एंड देन ये तो एक्ट में लिखा है, प्लेन लैंग्वेज ऑफ द एक्ट में ये लिखा है इंडेक्सेशन फ्रॉम करंट ओनर। फिर एक लेडी का सटक गया खोपड़ा, बॉम्बे हाई कोर्ट में गई, लेडी कॉल मंजुला जेशा, शी इज लाइक सर सब कुछ प्रीवियस ओनर से हो रहा है, कॉस्ट प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड प्रीवियस ओनर, तो आपको इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से लेना चाहिए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला मैडम इज राइट, व्हेन एवरीथिंग इज फ्रॉम प्रीवियस ओनर देन इंडेक्सेशन आल्सो प्रीवियस ओनर, मतलब एज पर प्लेन लैंग्वेज ऑफ द एक्ट। देखिए कॉस्ट कौन सा लेना है उसका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, प्रीवियस ओनर। इंडेक्सेशन कौन सा लेना है, कोई कंट्रोवर्सी, होल्डिंग पीरियड कौन सा लेना है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, प्रीवियस ओनर। कंट्रोवर्सी है अबाउट इंडेक्सेशन। एज पर प्लेन लैंग्वेज ऑफ द एक्ट यू हैव टू टेक फ्रॉम करंट ओनर, एंड एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट यू हैव टू टेक फ्रॉम प्रीवियस ओनर। तो सर हमको खाली लाइफ में इतना पता बता दो सर, एग्जाम में क्या करना, बाकी सब क्या भाड़ में, सर एग्जाम में शू करवानुं, व्हाट टू डू इन एग्जाम सर। हाँ ऑब्वियसली इंग्लिश हिंदी दो ही वर्जन है, अभी गुजराती वर्जन ऑफ लेक्चर्स लॉन्च नहीं किया, बट आई प्लान, ऐसा करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस, गुजराती लेक्चर्स, मराठी लेक्चर, वो भी, बट एग्जाम तुमको इंग्लिश में ही देना है। जितने भी बच्चे हिंदी वाले लेक्चर देखते हैं ना, आपके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने कंफर्ट के लिए हिंदी देंगे, एग्जाम आपको लिखना है इंग्लिश में। एक्चुअली इट इज एडवाइजेबल कि हिंदी के और इंग्लिश के, ये तो मैं करता हूं क्योंकि इतने साल से करता आ रहा हूं, अदरवाइज एक्चुअली आपको एग्जाम इंग्लिश में लिखनी है, तो गुजराती में तो आप एक्सपेक्ट करना भी नहीं। सर एग्जाम में क्या करने का सर एग्जाम में जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है वो ले लेने का, और अगर दोनों दिया है तो तेरी मर्जी है वो कर, नोट लिख देना एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट और एज पर प्लेन लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, जो भी किया उसका नोट लिख देना, बस ज्यादा दिमाग में लोड नहीं। आपको एग्जामिनर को बताना है सर मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है, आप मेरे को दोनों के हिसाब से मार्क्स दे दो। एज अ स्टूडेंट आई एम गॉट नॉलेज ऑफ बोथ। सो कॉस्ट प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड प्रीवियस ओनर, इंडेक्सेशन एज पर एक्ट करंट ओनर, एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट प्रीवियस ओनर, और ये कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर कंपलसरी है, आप इसमें ऑप्शन नहीं ले सकते हो, कुछ और नहीं ले सकते, आपको वो ही लेना है। और अगर प्रीवियस ओनर को भी आउट ऑफ नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस मिला है, देन यू हैव टू गो टू द अल्टीमेट प्रीवियस ओनर जिसको टैक्सेबल ट्रांसफर से मिला था, उस अल्टीमेट प्रीवियस ओनर का आपको कॉस्ट और होल्डिंग पीरियड लेना होगा। देन बाकी के छोटे छोटे पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ये तो हम पीजीबीपी में देख लिया था, क्या ओपनिंग प्लस परचेज, दैट इज डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक। सेल्फ जनरेटेड एसेट लाइक गुडविल, कॉस्ट विल बी जीरो। बोनस शेयर्स का कॉस्ट जीरो ही रहता है, लेकिन 55(2) का ऑप्शन मिलता है, वैसे जीरो लेकिन 55(2). सर 55(2) क्या है, हमारा अगला पॉइंट, व्हेनेवर एन एसेट इज अक्वायर्ड बिफोर द बेस ईयर, जैसे 1996 में अक्वायर किया, तो हम लोगों को इंडेक्सेशन तो 100 से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज बेस ईयर इज 2001-2। अगर हम डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 301 करते हैं तो फिर हमारा 96 से लगाकर 2001 तक का इंडेक्सेशन तो चला गया। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल गिव असेसी एन ऑप्शन, यू कैन टेक द कॉस्ट इन 96 और एफएमवी ऑन 1401। कॉस्ट और एफएमवी विचएवर इज बेनिफिशियल, विचएवर इज हायर को आप कॉस्ट बना लो, और आपका एफएमवी जो 1401 का होगा वो 96 से लगाकर 2001 तक का, उसके अंदर इंडेक्सेशन आ जाएगा। फिर आप उसको डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 301 करो तो आपका इंडेक्सेशन का काम हो जाएगा। सो कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर प्रोवाइडेड द एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, एंड दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स।
मतलब अगर आपके बोनस के शेयर्स अलॉट हुए 1401 के पहले तो उसमें भी आप एफएमवी ले सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे वो एक्सेप्शन लिखा है। वैसे तो जीरो रहता है, लेकिन अगर पहले अलॉट हुआ है तो आप उसका एफएमवी ले सकते हो। सो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर अवेलेबल फॉर ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। खाली आपके डेप्रिशिएबल एसेट पे नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी उनका तो कोई डेटा नहीं होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, और सेल्फ जनरेटेड का तो कॉस्ट जीरो रहता है। लास्टली यहां पर भी एक अमेंडमेंट आया है, अगर आप ये वाला रूल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लगा रहे हो, जैसे 1995 में आपने प्रॉपर्टी लिया और आज आप बेच रहे हो, तो 95 का कॉस्ट और 1401 का एफएमवी विच एवर इज हायर को आप कॉस्ट लोगे। व्हेन यू टेक दैट कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, अगर 1401 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है तो वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इफ अवेलेबल। वापस बोलता हूं, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर ये रूल है, लेकिन अगर वो एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी और 1401 की एसडीवी अवेलेबल है तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। नेक्स्ट स्पेशल केस ऑफ कॉस्ट, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट शेयर खरीद लेता है तो ये कोई स्पेशल केस है भी नहीं, वो जाके जो कंपनी को पैसा दिया वही उसका कॉस्ट है। लेकिन अगर वो राइट शेयर नहीं खरीदता एंड ही रिनाउंसेस हिज राइट इन समबडीज फेवर, देन ही हैज नॉट सोल्ड शेयर्स, ही हैज सोल्ड राइट टू बाय शेयर, राइट एंटाइटलमेंट, सेल ऑफ राइट, उसका कॉस्ट जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि उसने खाली शेयर्स का पैसा दिया था, राइट साथ में फ्री में आई थी। सो कॉस्ट ऑफ राइट विल बी जीरो। और अब ये जो नया वाला आउटसाइडर कंपनी से जाके शेयर खरीदेगा, इसके शेयर का कॉस्ट क्या होगा? अमाउंट पेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर द राइट, उससे राइट खरीद के फिर कंपनी से शेयर खरीदेगा, प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर द शेयर। तो अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर खुद खरीद लेता है तो एक्चुअल कॉस्ट पेड टू द कंपनी। अगर वो अपना राइट बेच देता है तो उसका कॉस्ट जीरो है, क्योंकि राइट के लिए कुछ नहीं है। और बाहर वाला इससे राइट खरीद के अगर कंपनी से शेयर खरीदेगा तो अमाउंट पेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर राइट प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर द शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। सर ऐसा क्यों? भले हमारे एम्प्लॉय ने हमको 10,000 रुपया दिया है, उस दिन एफएमवी अगर 1 लाख था तो इतने के ऊपर तो हमने सैलरी में ऑलरेडी टैक्स ले लिया, तो फिर जब भी हम फ्यूचर में बेचेंगे तो वी हैव टू टैक्स ओनली दिस मच गेन। तो उसके लिए हम खाली फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे, बिकॉज इतना आपका ऑलरेडी सैलरी में टैक्स हो गया। लाइकवाइज कॉस्ट ऑफ एन एसेट विच वाज रिसीव्ड एज टैक्सेबल गिफ्ट, अगर आपको 1 लाख का एसेट 10,000 में मिला है तो 90,000 तो आपने तभी टैक्स भर दिया है, तो अब आपको खाली इतने पे टैक्स भरना है। तो वंस अगेन एफएमवी ऑन द डेट ऑफ रिसीट। अमेलगमेशन इज अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जब भी आप एक कंपनी में शेयर खरीदते हो और वो अमेलगमेट हो जाती है तो आपको नए कंपनी का शेयर मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने ओल्ड कंपनी में जो भी पे किया वो पूरा आपके नए कंपनी का शेयर बन जाएगा। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन अमेलगमेटेड कंपनी? वॉट एवर यू हैड पेड इन अमेलगमेटिंग कंपनी, वो पूरा का पूरा आपका वहां पे चला जाएगा। लेकिन जब डीमर्जर की बात होती है तो एक कंपनी 2 कंपनी में स्प्लिट होती है, तो आपके पास ओल्ड वाले भी शेयर होंगे, नए वाले भी होंगे। तो इसको क्या करेंगे हम? हमारा ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, वो हमारा टोटल कॉस्ट था, इसको हम स्प्लिट करेंगे इन द रेशियो ऑफ डीमर्जर। डीमर्ज्ड कंपनी अपना एक बिजनेस ट्रांसफर करके रिजल्टिंग कंपनी को क्रिएट करती है, तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट ऑफ डीमर्ज कंपनी वाज ट्रांसफर्ड टू रिजल्टिंग कंपनी? से 40% वाज ट्रांसफर्ड या 30% या 25%, तो जो भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो आपके रिजल्टिंग कंपनी में उतना कॉस्ट चला जाएगा प्रोपोर्शन में, और जो नहीं गया है वो रिटेन्ड प्रोपोर्शन आपका यहां रहेगा। सपोजिंगली आपने 1 लाख रुपया पे किया था और आप शेयर होल्डर बने, और डीमर्ज कंपनी ने 25% अपने एसेट्स ट्रांसफर करके रिजल्टिंग कंपनी को क्रिएट किया, तो अब आपके डीमर्ज कंपनी में 75,000 कॉस्ट हो जाएगा, एंड जो बाकी का 25,000 है वो आपके कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। सो इन द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांसफर यू हैव टू स्प्लिट योर cost of acquisition, original cost into proportion retained and proportion transferred. That is how you are going to split it. Next you have the concept of slump sale. Whenever a business is sold as a whole, business unit undertaking is sold as a whole, पहला कंडीशन all assets and liabilities should be taken out. अगर एक भी एसेट या लाइबिलिटी पीछे रख दिया तो स्लम्प सेल नहीं है। दूसरा, सेल डीड के अंदर इंडिविजुअल एसेट का अमाउंट नहीं लिखा होना चाहिए, सेल डीड शुड मेंशन टोटल अमाउंट, तो वो हो गया आपका स्लम्प सेल। सेलिंग प्राइस विल बी जो वो एक टोटल अमाउंट अग्रीमेंट में लिखा है, ट्रांसफर एक्सपेंस जो भी एक्चुअल ब्रोकरेज होगा, नेट सेल कंसिडरेशन विल बी डिफरेंट। मेन थिंग इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहली बात यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होता है। यहां पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा इट विल बी द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, जो आपने ट्रांसफर किया उसका नेट वर्थ, एंड हाउ टू कंप्यूट नेट वर्थ वो सबसे मेन चीज है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लेकिन एसेट का डेफिनेशन दिया है। डेप्रिशिएबल एसेट के लिए यू हैव टू टेक द डब्ल्यूडीवी अंडर सेक्शन 32, डब्ल्यूडीवी अंडर सेक्शन 32। जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होंगे उसके अंदर आप लोगे बुक वैल्यू। अगर कोई एसेट आपका सेक्शन 35 या 35 एडी का है तो आपने पूरा कॉस्ट ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया, क्योंकि ये दोनों सेक्शन में 100% डिडक्शन मिलता है, तो उसका कॉस्ट आपका जीरो रहेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल इग्नोर एनी रिवैल्यूएशन, कोई भी रिवैल्यूएशन हुआ तो वो इग्नोर होगा। सो डेप्रिशिएबल एसेट डब्ल्यूडीवी, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बुक वैल्यू, एंड अगर पूरा डिडक्शन ले लिया है तो जीरो। वो टोटल ऑफ एसेट में नो रिवैल्यूएशन विल बी टेकन। लायबिलिटीज को माइनस करोगे तो नेटवर्थ मिलेगा, और यही नेटवर्थ ऊपर जाके कॉस्ट बनेगा। और इसके अंदर आपको समझ में आता है स्टॉक, डेटर्स, कैश सब आए
इसीलिए स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, एडवांस मनी फॉरफिटेड। जब भी प्रॉपर्टी का डील हो रहा है और टोकन का मनी फॉरफिट होता है तो 13-14 तक तो उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं था, नो टैक्स व्हेन यू फॉरफिट। जब आप फ्यूचर में बेचोगे तो आपके कॉस्ट में से वो फॉरफिचर माइनस होगा। सो व्हेन यू फॉरफिट नो टैक्स, व्हेन यू फ्यूचर में यू सेल इट तो कॉस्ट में से माइनस होगा, बट द वर्ड यूज वाज असेसी। तो अगर कोई आदमी फॉरफिट करता है उसने तभी तो टैक्स नहीं भरा और बाद में वो मर गया, तो वो अगर नया वाला जो ओनर है लीगल हेयर वो बेच रहा है तो लीगल हेयर ने तो फॉरफिचर नहीं किया था, तो फिर वो यहां पे माइनस नहीं हो रहा था। इसलिए जेटली जी ने 14-15 में रूल चेंज कर दिया। जेटली जी ने बोला तुमने फॉरफिट किया इमीडिएटली आईएफओएस, फॉरफिट किया इमीडिएटली आईएफओएस, इमीडिएटली आईएफओएस। तो ऑब्वियसली अगर इमीडिएटली आईएफओएस हो गया तो अब वो आपके कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर टैक्स भर दिया। लेकिन अगर 13-14 तक ऑलरेडी फॉरफिट किया है तो वो आज भी माइनस होगा। एंड दस दिस चार्ट विल समराइज एवरीथिंग। प्रीवियस ओनर ने अगर कोई भी फॉरफिचर किया, यू हैव टू फॉरगेट इट, दैट विल गो अनटैक्स्ड। करंट ओनर ने अगर कुछ फॉरफिट किया है 13-14 तक किया है तो लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इवन टुडे, क्योंकि वो आईएफओएस में नहीं गया है, एंड 14-15 से किया है तो वो आईएफओएस में टैक्स हो गया, तो उसको आज आपको कॉस्ट में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली, व्हेन कॉस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जब सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो हम क्या कर रहे थे, एफएमवी ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड। तो जिस बंदे ने भी आज वो एसेट खरीदा है उसके लिए कॉस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो उस केस में इट विल बी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो वो सेम चीज जो सेलिंग प्राइस का लास्ट वाला पॉइंट था वो यहां पे आएगा। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एनीथिंग दैट यू इनकर टू गेट इंक्रीज इन योर सेलिंग प्राइस। जैसे आपने एक फ्लोर ऐड कर दिया, एक रूम ऐड कर दिया, ऐसा कुछ भी ऐड किया तो वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, चाहे वो फ्लोर करंट ओनर ने ऐड किया या प्रीवियस ओनर ने। इनफैक्ट उस पर इंडेक्सेशन भी मिलेगा, वेयर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सीआईआई ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। देखो क्लियरली लिखा ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, तो भाड़ में गया चाहे वो करंट ओनर करे चाहे प्रीवियस ओनर करे, ये ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट से इंडेक्सेशन मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पे मंजुला शाह का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि चाहे करंट ओनर हो चाहे प्रीवियस ओनर हो, हमको ये देखना है कि कौन से साल में वो इंप्रूवमेंट हुआ था। वी हैव टू सी दैट द इंप्रूवमेंट हैड टेकन प्लेस इन विच ईयर। लेकिन ये डेप्रिशिएबल एसेट पे नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो ब्लॉक में जाएगा और ब्लॉक में जाएगा तो कॉस्ट में ऑलरेडी आ जाएगा। और सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के अंदर भी कॉस्ट ही जीरो होता है, नहीं मिलेगा। एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1401 विल बी फुल्ली इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि आपके एफएमवी ऑप्शन के अंदर आ गया तो वो इग्नोर होगा। लेट मी बी क्लियर, भले आप वो एफएमवी का ऑप्शन अवेल करो या नहीं करो, आप ये नहीं कर सकते सर कैन आई टेक माई कॉस्ट एंड माई इंप्रूवमेंट। नहीं, in cost you can take actual cost or FMV whichever is higher, that you have an option. Improvement will be ignored under all circumstances. Any improvement before 1401 shall be fully ignored. And finally we have exemptions under capital gain. Exemption दो कैटेगरी में डिवाइड, एक असली वाले exemption सेक्शन 10 जब हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है, और एक नकली डालडा घी जिसके अंदर कैलकुलेट करना है, और अगर आपने नए एसेट में इन्वेस्ट किया देन ओनली यू गेट योर एग्जेम्पशन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट योर एग्जेम्पशन। सेक्शन 10 में हमको रियल एग्जेम्पशन मिलता है। तो पहले सेक्शन 10 की बात करते हैं। सेक्शन 1037 कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर दोनों हुआ है तो इट विल बी, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, इट विल बी एग्जाम्ड। एंड 1037 ये जब भी लैंड पुलिंग स्कीम आई थी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो लैंड पुलिंग स्कीम में जो भी कैपिटल गेन हुआ दैट वाज एग्जाम्ड। ये दोनों केस में हम आउटर कॉलम में डायरेक्ट जीरो लिखेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल at all. Apart from that we have exemption under 54 series. 54 series का हमारे पास exemption है where we acquire one asset, we transfer an asset और उसके पैसे से we acquire another asset. तो 54 सीरीज में एग्जेम्पशन मिलता है। फंडा सेम है, एक एसेट बेच के उसके पैसे से आपने दूसरा एसेट खरीदा, बहुत सारे सेक्शन इसके अंदर है। सो 54 में हाउस बेच के हाउस खरीदा, 54B में यू ट्रांसफर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, उसके पैसे से यू अक्वायर एनी एग्रीकल्चरल लैंड। 54D में आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग और उस पैसे से आपने अक्वायर किया है अनदर इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। 54EC एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी और उस पैसे से आपने लिया है, NHA RECL बॉन्ड्स, मैक्सिमम 50 लाख तक आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। 54G एंड GA के अंदर अगर आपने आपका इंडस्ट्री ट्रांसफर किया, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी यू हैव ट्रांसफर्ड इन अर्बन एरिया टू शिफ्ट टू रूरल एरिया में गए तो 54G में मिलेगा, और SEZ में गए तो 54GA में मिलेगा। तो एक एसेट पे बेच के उस पैसे से दूसरे में इन्वेस्ट करने का यू विल गेट एग्जेम्पशन, दैट्स योर 54 सीरीज एंड दैट्स योर exemptions under capital gain, and that's your chapter called capital gain का revision along with the amendments. This is the end of our chapter capital gains. चलिए तो फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज अवर चैप्टर कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आई विल टेक यू टू द हैंड रिटन बुक फर्स्ट। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव।
वैसे गिफ्ट वाला एस्पेक्ट ही यहाँ का सबसे मेन एस्पेक्ट होता है, बट लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन 56 बोलता है कि अगर आपकी कोई भी इनकम किसी और हेड के अंदर कवर्ड नहीं है, मतलब इफ देयर इज इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, और वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में कवर्ड नहीं है, तो वो आईएफओएस में आएगी। फॉर एग्जांपल आपका बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, सब लेटिंग अगर है, एग्रीकल्चर आउटसाइड इंडिया जो टैक्सेबल होता है बिकॉज एग्जेम्प्ट ओनली इंडिया के अंदर, तो एनीथिंग व्हिच डज नॉट गो एनीवेयर एल्स विल कम हियर। लेकिन देन हमारे पास एक और लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ इनकम व्हिच विल स्पेसिफिकली कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये कहीं और नहीं जाएगा, जिसमें व्हाट आर द आइटम्स दैट आर गिवन टू अस। सबसे पहला डिविडेंड। डिविडेंड जो पहले तो एग्जेम्प्ट होता था, खाली फॉरेन कंपनी का डिविडेंड जो नॉन डीडीटी वाला होता था वो टैक्सेबल, वो भी खाली रेसिडेंट के लिए होता था। नाउ डिविडेंड इनकम ड्यू टू रिमूवल ऑफ डीडीटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है एम्प्लॉयर को छोड़ के, एम्प्लॉयर से मिला है तो सैलरी में जाएगा, अदर देन दैट एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल, ऑल द गिफ्ट विल बी टैक्सेबल हियर। एंड एक बार ये लिस्ट खत्म हो जाती है फिर गिफ्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपका हुआ है कैजुअल विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, एनी अदर गेम, तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनफैक्ट आपको ये भी पता है नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6 से फ्लैट 30% आपको इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपको इनकम हुआ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसमें कंफ्यूज मत होना, इन दोनों के बीच में तो ओनली सिमिलरिटी के दोनों आईएफओएस के अंदर आते हैं, अदर देन दैट कोई सिमिलरिटी नहीं है। अगर आप रेस कोर्स के अंदर जाके बेट प्लेस करते हो तो वो कैजुअल विनिंग होता है, लेकिन अगर आप एक स्टर्ड फार्म, एक स्टेबल मेंटेन करते हो जहां पे आप घोड़े को खिलाते पिलाते हो, दौड़ाते हो, उसके ऊपर मेहनत करते हो, दैट्स ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। उसमें आपको एक्सपेंस भी मिलेगा, चैप्टर 6 से भी मिलेगा, बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलेगा, टैक्स रेट भी नॉर्मल होगा। व्हाट इज द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन ओएमआरएच एंड कैजुअल विनिंग? दोनों आईएफओएस के अंदर जाते हैं। लेकिन ये ओएमआरएच में एक चीज याद रखना कि इसके अंदर इन्होंने हॉर्सेस यूज किया है स्पेसिफिकली, तो अगर कोई और एनिमल के बारे में आपको दिया ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस, कैमल्स और डॉग्स और एनीथिंग, तो वो आपका पीजीबीपी के अंदर जाएगा। सो कैजुअल विनिंग ओएमआरएच विल कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इफ यू हैव रिसीव्ड एनी फैमिली पेंशन, देखिए एम्प्लॉय रिटायर होता है तो पेंशन मिलता है, सैलरी में जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय के डेथ के बाद अगर स्पाउस को पेंशन मिला है देन दैट विल गो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके अंदर एक डिडक्शन दिया है 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर। इस डिडक्शन को लेके बाकी का टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा अगर फैमिली पेंशन है तो। लेकिन इसमें इन्होंने 2 पॉइंट दिया है कि अगर इफ यू आर रिसिपिएंट ऑफ ब्रेवरी अवार्ड और इफ यू डाइड ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटी, एनी मेंबर ऑफ आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री, अगर ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे डेथ हुआ है या डेथ नहीं हुआ है, जिंदा है लेकिन ब्रेवरी दिखा है, ब्रेवरी अवार्ड मिला है, एनी गैलेंट्री अवार्ड, महावीर चक्र, परमवीर चक्र एक्सेट्रा, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। जो इसमें से किसी में आता है तो एग्जेम्प्ट है, और कोई अदर केसेस होएगा तो दैट विल बी टैक्सेबल। अगर फैमिली पेंशन है, एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी में जाएगा, स्पाउस को मिलता है तो फैमिली पेंशन में जाएगा, एंड एक डिडक्शन मिलेगा 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 पर एनम। देन इफ वी हैव इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, एनहांस कंपेंसेशन कैपिटल गेन में जाएगा। इंटरेस्ट हमेशा आईएफओएस में जाएगा, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, और क्योंकि पूरा का पूरा एक साथ टैक्स होगा इसलिए वहां पे फ्लैट 50% का डिडक्शन मिलता है। एमपी एमएलए का सिटिंग फीस, जो पार्लियामेंट में सेशन अटेंड करने के लिए उनको पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उनको जो डेली अलाउंस मिलता है या कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने एरिया में खर्चा करने के लिए मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, खाली अटेंडेंस का पैसा टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जो एग्जेम्पशन अबाउट फैमिली पेंशन है वो मैंने आपको बता दिया। लाइकवाइज डायरेक्टर्स, वो लोग एम्प्लॉइज भी है, तो जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो सैलरी में जाता है, टीडीएस 192 में जाएगा। लेकिन जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का सिटिंग फीस, एमपी एमएलए एंड डायरेक्टर्स दोनों का जो अटेंडेंस का पैसा है, एमपी एमएलए का सेशन एंड यहाँ पे बोर्ड मीटिंग, दैट सिटिंग फीस विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड इनफैक्ट ये सिटिंग फीस का तो टीडीएस 194 जे में जाता है, खाली मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आपका सैलरी में जाएगा। एडवांस मनी फॉरफिटेड कैपिटल गेन में किया था, अगर 14-15 से आपने फॉरफिचर किया तो तुरंत वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। 13-14 तक हुआ है तो कॉस्ट में से माइनस होता था। कंपोजिट रेंट, हाउस के साथ अदर एसेट्स दिया, अगर सेपरेट कर सकते हो तो हाउस का हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदर एसेट रोज करते हो तो पीजीबीपी, कभी कभी करते हो तो आईएफओएस, और अगर सेपरेट नहीं कर सकते हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, रोज करोगे तो वो पीजीबीपी में जाएगा, कभी कभी करोगे तो आईएफओएस में जाएगा। लाइकवाइज अगर आप एक ओपन लैंड भाड़े पे दे रहे हो, रेंट ऑफ एन ओपन लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड, वेकेंट लैंड, अगर रोज करते हो तो 28 दैट इज पीजीबीपी में जाएगा, कभी कभी करोगे तो 56 में जाएगा। एंड 56 का ये लिस्ट करने के बाद हम ये डिडक्शंस और डिसअलाउंसेस देख लेते हैं, देन गिफ्ट का डिस्कशन प्रॉपर्ली करेंगे। वी हैव बीन गिवन सम डिडक्शन। सबसे पहला फैमिली पेंशन का हमने देख लिया, 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 पर एनम व्हिचएवर इज लोअर। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन के सामने हमको 50% फ्लैट डिडक्शन मिलता है बिकॉज इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। और उसके अलावा जो भी डिडक्शन सिमिलर टू पीजीबीपी है, जैसे 30 हो गया,
रेंट रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 31, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन एंड फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अगर हो गया आपका 37, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग पीजीबीपी, पीजीबीपी में डिडक्शन मिलता है। एनी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग आईएफओएस, उसका आईएफओएस में डिडक्शन मिलता है। पीजीबीपी आईएफओएस कंप्यूटेशन सेम है, एक्चुअल एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको हमेशा पीजीबीपी और आईएफओएस के अंदर मिलेगा। और एक अमेंडमेंट यहां पे आया विद इफेक्ट फ्रॉम एवाई 21 22, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट जो लास्ट ईयर तक टैक्सेबल नहीं होते थे बिकॉज डीडीटी आईडीटी था, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा और उसके सामने आप डिडक्शन लोगे। पहली बात तो आपको खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, कोई और एक्सपेंस जैसे बैंक कलेक्शन चार्जेस या एजेंट चार्जेस ऐसा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली इंटरेस्ट एंड दैट ऑल्सो मैक्सिमम 20% ऑफ द इनकम। सपोजिंगली आपको 1 लाख का डिविडेंड मिला, लास्ट ईयर तक तो डीडीटी की वजह से एग्जाम्प्ट होता था, अभी वो 1 लाख रुपया टैक्सेबल होगा, इसके सामने आपको डिडक्शन चाहिए सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा और वो भी 20,000 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 20,000, ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 20%। एंड देन वी हैव बीन गिवन सम डिसअलावेंसेस, कैजुअल विनिंग्स के लिए कोई भी एक्सपेंस हुआ तो डिसअलाउ होगा, और पीजीबीपी के कुछ डिसअलावेंसेस जैसे टीडीएस नहीं काटा या डायरेक्ट टैक्सेस, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव्स, 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट, सर्टेन डिडक्शंस ओनली ऑन पेमेंट बेसिस 43B, जो पीजीबीपी के कंप्यूटेशन के रूल्स है वो आईएफओएस के अंदर भी लगेंगे। इसके अलावा आईएफओएस में एक कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, रिसीट्स विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं। फ्री है तो भी वो टैक्सेबल है, इनएडिक्वेट है तो भी डिफरेंस आपका गिफ्ट है वो भी टैक्सेबल है। व्हाट आर द पॉइंट? सबसे पहले गिफ्ट इज टैक्सेबल फॉर ऑल असेसिस। एक जमाने में खाली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए होता था, लेकिन नाउ गिफ्ट इज टैक्सेबल फॉर ऑल असेसिस। गिफ्ट कैन बी मनी और एसेट, गिफ्ट इन काइंड इज आल्सो टैक्सेबल। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि गिफ्ट इन काइंड 1 अक्टूबर 2009 से टैक्सेबल हुआ। सर ये तो 12 साल पहले हुआ सर, अभी क्यों बता रहे हो? अभी इसलिए कि 2009 के पहले अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है एसेट का तो वो टैक्सेबल नहीं हुआ है, तो उसमें आज भी कैपिटल गेन में आपको कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेना पड़ेगा। यू हैव टू सी व्हेन वाज द गिफ्ट रिसीव्ड। गिफ्ट इन काइंड हैज बीन टैक्सेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2009, उसके पहले आपको गिफ्ट इन काइंड के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगा है। सो इट कैन बी मनी और एसेट। एसेट में सिलेक्टेड एसेट, स्कल्पचर, आर्टवर्क, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ज्वेलरी, बुलियन, शेयर सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ इतने एसेट। इसके अलावा कितना ही कॉस्टली गाड़ी मिला, रोलेक्स का घड़ी मिला, नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, और वो भी रिसीवर के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए। फॉर द रिसीवर इट शुड बी अ कैपिटल एसेट। एक एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आया था दैट, वो नवंबर का कुछ एमसीक्यू लीक हो गया था, अपने को पता चल गया कि नवंबर जो लास्ट एग्जाम हुआ है नवंबर 20 का, उसके अंदर ऑल एमसीक्यूज वर फ्रॉम अवर बुक ओनली। तो उसमें एमसीक्यू आया था, आपको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड गिफ्ट में मिला है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। फॉर द रिसीवर इट वाज नॉट कैपिटल एसेट बिकॉज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, इट हैज टू बी कैपिटल एसेट। एंड एक और बात याद रखना, फॉर द रिसीवर, जैसे मेरा अंकल ज्वेलर है, उन्होंने मेरे को ज्वेलरी गिफ्ट किया, उनको ज्वेलरी स्टॉक है, बट डजंट मैटर, मेरे लिए तो कैपिटल एसेट है ना। पर्सनल मूवेबल है फिर भी एक्सेप्शन में आता है, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा। सो ऑल असेसिस, मनी और एसेट, सिलेक्टेड एसेट, इट शुड बी कैपिटल एसेट फॉर द रिसीवर। लेकिन कुछ केसेस में इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। मतलब अगर आपका ये किसी केस में अगर आप आ गए हो तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपको इसमें नहीं आना है, देन ओनली गिफ्ट विल बी टैक्सेबल, देन यू हैव टू फुलफिल दिस कंडीशन। व्हाट आर द एग्जेम्पशन? एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव का डेफिनेशन नीचे पॉइंट एफ में हमारा हो जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए कोई भी ओकेशन, जिंदा में, मर के, शादी में, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, कभी भी देगा, रिलेटिव से मिला तो गिफ्ट विल बी एग्जेम्प्ट। रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट किसी भी ओकेशन पे एग्जेम्प्ट। एनी गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, दैट वन ओकेशन व्हेन इवन इनकम टैक्स हैज सिंपैथी विद यू। एनी गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, उस टाइम पे कोई भी दे, देखिए रिलेटिव कभी भी देता है तो एग्जेम्प्ट होता है, मैरिज पे कोई भी देता है तो एग्जेम्प्ट होता है। एनीथिंग दैट यू रिसीव बाय वे ऑफ डेथ विल इनहेरिटेंस, वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपको किसी ट्रस्ट, मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई भी स्कॉलरशिप मिला है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। परचेज कंसिडरेशन में, अमेलगमेशन में, डीमर्जर में शेयर्स मिलता है, वो एग्जेम्प्ट होगा। एंड एनी अदर नोटिफाइड, ये 6 केसेस में इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। अगर आप ये 6 में से किसी एक में फॉलो होते हो, रिलेटिव में या मैरिज में या डेथ विल इनहेरिटेंस, टैक्सेबल ही नहीं है। इफ यू डोंट फॉलो इन दिस, देन ऑल असेसिस, मनी और एसेट, सिलेक्टेड एसेट और रिसीवर के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए। इन 6 केसेस में नहीं फॉलो होना चाहिए। एंड व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। एचयूएफ का लिए रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत इजी है। एनी मेंबर, अगर मेंबर एचयूएफ को गिफ्ट देता है वो रिलेटिव है, एग्जेम्प्ट। लेकिन सुनिए, एचयूएफ अगर मेंबर को गिफ्ट देता है तो आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा, और यहां पर एचयूएफ नहीं है, मींस दैट इज नॉट रिलेटिव, दैट विल बी टैक्सेबल। मेंबर टू एचयूएफ वो रिलेटिव है तो वो एग्जेम्प्ट, एचयूएफ टू मेंबर वो रिलेटिव नहीं है तो वो टैक्सेबल होगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंडिविजुअली चेक्ड। इंडिविजुअल के लिए कौन कौन रिलेटिव होगा? स्पाउस, अपना भाई बहन, स्पाउस का भाई बहन, मम्मी डैडी का भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ स्पाउस, ऑफ पेरेंट्स। लीनियल एसेंडेंट मतलब अपने ऊपर वाले लोग, फादर, ग्रैंडफादर। डिसेंडेंट मतलब अपने नीचे वाले लोग, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस मतलब स्टेप चिल्ड्रन भी कवर है।
और इन लोगों में से बी से लगाकर एफ तक का अगर कोई भी स्पाउस है, ये सब आपके रिलेटिव होंगे। इनसे मिला हुआ गिफ्ट किसी भी ओकेशन पे एग्जेम्प्ट होगा, और नॉन रिलेटिव से मिला है तो डेथ, विल, इनहेरिटेंस, मैरिज के टाइम पे इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। फाइनली हाउ टू डिसाइड द टैक्सेबिलिटी? चेक करो मनी का है कि एसेट का है। अगर टोटल ऑफ ऑल टैक्सेबल सोर्सेज मोर देन 50,000 इन अ ईयर है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो सबसे पहले आप एग्जेम्प्ट वाले सब निकाल दो, फिर टोटल मारो। अगर वो टोटल 50,001 रुपी है तो 1 रुपी नहीं, पूरा टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। वो 1 रुपया बैड लक का है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। टोटल लेना है आपको, हर एक ट्रांजेक्शन पे नहीं मिलेगा। दो दोस्त ने 40-40 हजार बिना ओकेशन के गिफ्ट दिया, तो हम ये नहीं बोल सकते 40 लेस देन 50, 40 लेस देन 50, 80 इज मोर देन 50, फुल्ली टैक्सेबल। और पूरा 80, खाली 30 नहीं। सो टोटल लेना है टैक्सेबल सोर्सेज। सपोजिंगली एक दोस्त शादी पे दे रहा है और एक दोस्त ऐसे ही टाइम पास के लिए दे रहा है, तो शादी वाला एग्जेम्प्ट हो गया और 40 वाला 50 के नीचे हो गया। सो टैक्सेबल वाले को लेना है, एग्जाम वाले को निकाल के टोटल मारो, वो अगर 50,000 क्रॉस किया तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। देन इफ वी टॉक अबाउट एसेट, एसेट के अंदर वी विल हैव मूवेबल एंड इमूवेबल। देखिए दो पॉसिबिलिटी है, नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो पूरा एफएमवी गिफ्ट होगा, और अगर आपने कुछ पे किया है तो ऑब्वियसली द एफएमवी माइनस द कंसिडरेशन पेड, दैट विल बी योर गिफ्ट। अमाउंट ऑफ गिफ्ट डिसाइड करना डिफिकल्ट नहीं है, रूल सेम है, टोटल फ्रॉम ऑल टैक्सेबल सोर्सेज मोर देन 50,000 फुल्ली टैक्सेबल। तो एग्जाम्प्ट निकालो, टैक्सेबल वाले का टोटल मारो पूरी कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको शेयर्स और ज्वेलरी के लिए अलग अलग लिमिट, तो मतलब आपको शेयर्स का 40,000 और ज्वेलरी अगर 40,000 दोनों गिफ्ट में मिले तो दैट 80 मोर देन 50 फुल्ली टैक्सेबल। आइडिया दू, आइडिया ज्वेलरी के लिए 1 रुपया दे देने का, तो शेयर्स 40 यहां पे आ जाएंगे और ज्वेलरी का 1 रुपया दिया तो 39,999 यहां पे हो जाएंगे, दोनों लेस देन 50 हो गए। ये सब कैटेगरी के लिए अलग अलग 50 का लिमिट है। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं है, लेकिन मनी के लिए एक लिमिट है, मूवेबल प्रॉपर्टी नो कंसिडरेशन का एक लिमिट है, मूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का एक लिमिट है। तो आप इसके बदले में 1 रुपया दे दो। एंड इफ वी टॉक अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन हुआ तो पूरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल, और अगर आपने कंसिडरेशन दिया है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस द कंसिडरेशन पेड। यहां पे भी 50,000 का लिमिट है, मोर देन 50 हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल, बट हियर वी गेट द लिमिट पर ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 50,000 का लिमिट मिलेगा। तो अगर पर ट्रांजैक्शन आपका 50,000 क्रॉस किया है तो दैट विल बी टैक्सेबल। तो 2 प्रॉपर्टी मिला, एक 60 का एक 40 का, 60 वाला टैक्सेबल, 40 वाला नॉट टैक्सेबल। यहां पे भी सेम है, पर ट्रांजैक्शन यू गेट 50,000 का लिमिट, लेकिन यहां पे 2 फैसिलिटी हमको दिया है। ऑप्शन 1, अगर हमने पहले एडवांस दिया है तो वी कैन टेक अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंस्टेड ऑफ पोजेशन, सेम रूल जो कैपिटल गेन और पीजीबीपी में भी था 50C एंड 43C में। और यहां पे भी अगर डिफरेंस अप टू 10% ऑफ एक्चुअल है, 10% ऑफ एक्चुअल, ये भी अमेंडमेंट, ये भी 5% था, ये 10 हो गया, दिस इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट, इट वाज 5%। मतलब 50C, 43C एंड 56 to 10 तीनों में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल का डिफरेंस अप टू 5% ऑफ एक्चुअल अलाउड रहता था, वो अप टू 10% हो गया। और यहां पे 50,000 का तो ऑल एक लिमिट है, वहां पे नहीं था 50C एंड 43C में, यहां पे है। तो यहां पर अब गिफ्ट को टैक्स होने के लिए इट हैज टू बी मोर देन 10% ऑफ एक्चुअल एंड इट हैज टू बी मोर देन 50,000, दोनों होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको बहुत मस्त काम आएगा। स्क्रीनशॉट ऐसे में ले लो, ऐसे में लोगे तो हैंडसम फेस भी मेरा आएगा, तो आपको उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा। देखिए डिफरेंस 10% से ज्यादा है लेकिन 50 से कम है तो नॉट टैक्सेबल। डिफरेंस 50 से ज्यादा है लेकिन 10% से कम है तो नॉट टैक्सेबल। डिफरेंस 10% से भी ज्यादा है और 50 से भी ज्यादा है तो आपका 60,000 टैक्सेबल होगा। दैट इज हाउ दिस वर्क्स। ओके, दिस इज एप्लीकेबल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन है तो फिर पूरा ही आपका टैक्सेबल रहने वाला है। एंड देन 56 to 7 भी, जो आपका स्टार्टअप टैक्स के नाम से, जिसको एंजल टैक्स के नाम से भी जिसको मार्केट में जाना जाता है। 4 कंडीशन, प्राइवेट कंपनी, शेयर्स इशू किया रेसिडेंट को, मोर देन फेस वैल्यू एंड मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, प्रीमियम है और एफएमवी से भी ज्यादा है, दोनों है, तो फिर एफएमवी तक चलेगा, लेकिन एफएमवी के ऊपर जितना भी प्रीमियम है दैट इज टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का फेस वैल्यू, 110 का एफएमवी, वहां तक चलेगा। लेकिन अगर आपने 125 में इशू किया है तो एफएमवी के ऊपर का जो 15 रुपया है, 125 minus 110, दैट 15 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स विल बी टैक्सेबल फॉर द कंपनी। यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपका फेस वैल्यू और एफएमवी दोनों से ज्यादा है तो एफएमवी के ऊपर जितनी भी अमाउंट है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। दैट वाज योर गिफ्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज योर चैप्टर कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेट्स गो अहेड। अगला चैप्टर जो है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज आवर चैप्टर कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। छोटा चैप्टर है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करूंगा। एक आदमी की इनकम दूसरे के हैंड में टैक्स होगी, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। सबसे पहले वी हैव सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट अपने पास रख रहा हूं,
लेकिन इनकम आपको दे रहा हूं, तो दैट इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन 61 रिवोकेबल ट्रांसफर, एसेट देता हूं लेकिन बोलता हूं जब मेरी मर्जी होगी तब मैं वापस ले लूंगा, दैट मींस दिस इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर, अगेन द इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। थर्ड, रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, अगर मेरा किसी बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज 20% और मोर अलोंग विद रिलेटिव्स, और उस बिजनेस से स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिला, ओनली रेम्यूनरेशन वर्ड इज रिटर्न, सो इंटरेस्ट विल नॉट बी कवर्ड, और उसका उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जो भी उसको एक्सेस गया दैट इज गोइंग टू बी क्लब्ड, रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। 64, 1, 4, 6, 7, 8 चारों सेक्शन के अंदर रूल सेम है, 64, 1, 4 and 7 is for spouse and 64, 1, 6 and 8 is for son's wife. Any asset transfer to spouse or son's wife, उसको दिया या किसी ट्रस्ट या एओपी को दिया जिससे बेनिफिट स्पाउस या सन्स वाइफ को देगा, तो एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम दैट एसेट, एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस और सन्स वाइफ, नो कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड देयर इज नो अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, साथ में रह रहे, एक ही घर में रह रहे, नो कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और नो अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मींस दे आर लिविंग टुगेदर, देन द इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी नोटेड, पहले तो ये रिलेशन खाली इंडिविजुअल में होता है, सो दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल, स्पाउस एंड सन्स वाइफ का प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल। जो रिलेशन है स्पाउस वाला या सन्स वाइफ वाला शुड एग्जिस्ट ऑन टू ओकेशंस, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एट द टाइम ऑफ इनकम, दो ओकेशन पे रिलेशन हुआ तो ही ये क्लबिंग लगेगा। अगर इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन होता है तो भी क्लबिंग लगेगा। इफ द एसेट का फॉर्म इज चेंज, मतलब एक एसेट बेच के दूसरा खरीद लिया तो नए वाले एसेट से भी जो इनकम आ रही है क्लबिंग लगेगा। इवन ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफर द क्लबिंग विल गेट अट्रैक्टेड, मतलब एक्स ने वाई की वाइफ को दिया और वाई ने एक्स की वाइफ को दिया, दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर, उसके ऊपर भी आपका क्लबिंग लगेगा। खाली अक्रीशन, मतलब अगर आपने शेयर्स गिफ्ट किया तो डिविडेंड के ऊपर क्लबिंग लगेगा, और अब बोनस शेयर्स आ गया दैट इज अक्रीशन, बाय वर्च्यू ऑफ एक्जिस्टिंग होल्डिंग अगर कोई फ्री में मिलता है तो उसके ऊपर क्लबिंग नहीं लगेगा, ऑन अक्रीशन देयर विल बी नो क्लबिंग। और अगर पैसा गिफ्ट किया है और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस है उसके प्रोपोर्शन में जो प्रॉफिट आएगा उस प्रोपोर्शन के अंदर ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्लबिंग विल अप्लाई, बट दिस हैज टू बी चेक्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर हस्बैंड ने वाइफ को साल के बीच में पैसा गिफ्ट किया तो उस साल हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में 0 काउंट होगा, अगले साल वो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर था तो पूरे साल के प्रॉफिट को इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड स्प्लिट करके जितना हस्बैंड के कैपिटल का रेशियो है उतने के अंदर क्लबिंग विल टेक प्लेस, बोथ इन द केस ऑफ ट्रांसफर टू स्पाउस और ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। दैट वाज 64, 1, 4, 6, 7, 8। देन 64, 1A के अंदर दिया इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ये सबसे पॉपुलर, सबको पता है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, व्हिच पेरेंट, दैट पेरेंट व्हिच हैज गॉट हायर इनकम बिफोर क्लबिंग। अगर पेरेंट्स अलग हो गए तो जो मेंटेन कर रहा है वो, इफ वन पेरेंट्स हैज डाइड तो जो सर्वाइविंग पेरेंट है वो, अगर दोनों का डेथ हो गया तो सुनो गार्डियन के हैंड्स में क्लबिंग नहीं होगा, माइनर टैक्स भरेगा, कंप्लायंस का काम गार्डियन करेगा, बट देयर विल बी नो क्लबिंग। इफ इट इज माइनर सफरिंग फ्रॉम एटीयू डिसेबिलिटी, या फिर अगर स्पेशल स्किल मैनुअल लेबर से आया है तो उसके ऊपर कोई भी क्लबिंग नहीं लगेगा। और अगर माइनर का कोई भी इनकम क्लब हो रहा है तो सेक्शन 1032 में पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट क्लब और 1500 पर एनम पर चाइल्ड, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अमाउंट क्लब्ड और 1500 पर एनम पर चाइल्ड, व्हिचएवर इज लोअर, उतना पेरेंट को आपके एग्जेम्पशन मिलेगा। देन 64(2), अगर आपने आपका सेल्फ एक्वायर्ड एसेट एचओएफ को ट्रांसफर किया है तो जो भी इनकम आएगी दैट इज गोइंग टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। क्लबिंग ऑफ इनकम इज कंपल्सरी, अगर ये टैक्स कम भी हो रहा है, नेगेटिव इनकम भी है, देन ऑल्सो क्लबिंग इज गोइंग टू बी applicable. That was your quick revision of the chapter clubbing. Let's go ahead. Next chapter that we will be having is going to be a chapter called set off and carry forward of loss. मैं आपको है ना, instead of going by order, जैसे सबसे पहले हम लोग इंटर सोर्स करते हैं, सेम हेड में एडजस्ट करते हैं, फिर हम लोग इंटर हेड करते हैं दूसरे हेड में, और फिर हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय स्टेप मैं आपको एक लॉजिकल मस्त वाला ऑर्डर देता हूं, सोचिए और खाली आंखें बंद करके एकदम मस्त है एंजॉय कीजिए मैं जो बोल रहा हूं उसको। सबसे पहले हेड बाय हेड चलेंगे। सैलरी में कोई लॉस नहीं होता है, स्टोरी खत्म। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, फर्स्ट वी विल डू इंटर सोर्स, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे के सामने एडजस्ट हो सकता है। अगर आपका नहीं है तो आप इंटर हेड करो, मतलब दूसरे हेड्स के सामने लेके जा सकते हो। मैक्सिमम ₹2 लाख हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगेंस्ट अदर हेड्स, मैक्सिमम 2 लाख। अदरवाइज वो सैलरी के सामने भी जाएगा, पीजीबीपी के सामने भी जाएगा, कैपिटल गेन के सामने भी जाएगा, आईएफओएस में जाएगा, एक्सेप्ट कैजुअल विनिंग, उसके सामने कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा। सो इंटर सोर्स हो गया, इंटर हेड हो गया, मैक्सिमम 2 लाख बट नॉट अगेंस्ट कैजुअल विनिंग, और फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे सेक्शन 71B में। रिटर्न लेट हुआ देन ऑल्सो अलाउड, हाउस प्रॉपर्टी में लेट रिटर्न इज ऑल्सो अलाउड। 8 years तक आपको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा एंड फ्यूचर में इट विल बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी। ये था पूरा लॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट टू फिनिश। इंटर सोर्स, इंटर हेड मैक्सिमम 2 लाख बट नॉट अगेंस्ट कैजुअल विनिंग, एंड देन कैरी फॉरवर्ड, रिटर्न लेट चलेगा, मैक्सिमम 8 years, फ्यूचर में हाउस प्रॉपर्टी के सामने। ऐसे ही हम सारे लॉसेस खत्म करेंगे। लेट्स कम टू बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में सबसे पहला लॉस इज स्पेक्यूलेशन लॉस। स्पेक्यूलेशन लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट
स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन इनकम। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सीधा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड मिलेगा ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन इनकम एंड आरओआई हैज टू बी फाइल्ड ऑन टाइम। देन स्पेसिफाइड लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस। वो 14 में से 3580 वाला बिजनेस है, 14 में से कोई भी हो सकता है, बट ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस। नहीं है, सीधा कैरी फॉरवर्ड रिटर्न टाइम पे फाइल करना होगा, अनलिमिटेड मिलेगा बिकॉज हमको इसको प्रमोट करना है, बट ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड। एंड अगर अदर बिजनेस लॉसेस है तो सबसे पहले इंटर सोर्स मतलब बिजनेस प्रॉफिट के सामने, इंक्लूडिंग स्पेक्यूलेशन एंड स्पेसिफाइड प्रॉफिट, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन इज ओनली ऑन स्पेक्यूलेशन एंड स्पेसिफाइड लॉसेस। सो बिजनेस लॉस अगेंस्ट बिजनेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग स्पेक्यूलेशन एंड स्पेसिफाइड। नहीं है तो इंटर हेड में सैलरी के सामने नॉट अलाउड, सैलरी के सामने नहीं। हाउस प्रॉपर्टी के सामने ले सकते हो, कैपिटल गेन के सामने ले सकते हो, आईएफओएस में कैजुअल विनिंग को छोड़ के बाकी किसी के भी सामने ले सकते हो। अगर वो भी नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे मैक्सिमम 8 years, रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड ऑन टाइम, और फ्यूचर में खाली पीजीबीपी के सामने इंक्लूडिंग स्पेक्यूलेशन स्पेसिफाइड गेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर कोई शटडाउन ईयर का लॉस है, अगर कुछ अनएग्जॉस्टेड और उस बिजनेस का कुछ रिकवरी हुआ है तो पहले उसको एडजस्ट करके, भले 8 साल के वो लैप्स भी हो गया, देन आल्सो वी विल गिव प्रेफरेंस। बिजनेस लॉस का एक पार्ट होता है कॉल्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, उसको हमेशा हम लोग अलग करके पढ़ते हैं, यूएडी एंड अदर लॉस, क्योंकि यूएडी के कैरी फॉरवर्ड के रूल अलग है। सबसे पहले तो यूएडी करंट ईयर में भी कहीं पर भी एडजस्ट होती है एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल विनिंग। जब हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, रिटर्न लेट हुआ तो चलेगा, हाउस प्रॉपर्टी यूएडी रेट रिटर्न चलेगा। सेकंड यूएडी यू गेट अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड, एंड थर्ड यूएडी वो अकेला लॉस है जो फ्यूचर में भी दूसरे प्रॉफिट के सामने जा सकता है। इट कैन गो अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एवरीवेयर, खाली सैलरी और कैजुअल विनिंग्स के सामने नहीं जा सकता। यूएडी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल विनिंग फॉर अनलिमिटेड पीरियड, लेट रिटर्न इज आल्सो फाइन। नेक्स्ट वी कम टू कैपिटल लॉसेस, लॉन्ग टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस, दोनों। पहले इंटर सोर्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन बोथ, बट लॉन्ग टर्म लॉस विल बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका करंट ईयर में ये नहीं आ रहा है तो आपको इंटर हेड नहीं है, कैपिटल लॉसेस विल बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, उसमें भी लॉन्ग टर्म ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। नहीं तो सीधा आप कैरी फॉरवर्ड करो, 8 years, रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, फ्यूचर में खाली कैपिटल गेन, उसमें भी खाली लॉन्ग टर्म खाली लॉन्ग टर्म के सामने एडजस्ट होगा। एंड फाइनली वी कम टू आईएफओएस, कैजुअल लॉस, नो सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड, उधर का उधर लैप्स, तुरंत उसको भूल जाओ। कैजुअल लॉसेस में यू विल नॉट बी गेटिंग एनी सेट ऑफ, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी कैरी फॉरवर्ड, कैजुअल लॉस उसी समय आपका लैप्स हो जाएगा, कैजुअल लॉस उसी समय लैप्स। आर वी क्लियर? देन ओएमआरएच लॉस हम लोग ओएमआरएच गेन्स के सामने एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड ऑन टाइम, इन फ्यूचर ओनली अगेंस्ट ओएमआरएच। एंड फिर अगर और कोई भी आईएफओएस का लॉसेस हुआ तो दैट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट आईएफओएस, कैजुअल विनिंग के सामने नहीं, ओएमआरएच के सामने अलाउड है। सो अदर आईएफओएस लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट आईएफओएस प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओएमआरएच, बट नॉट अगेंस्ट कैजुअल विनिंग। नहीं है तो इंटर हेड में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, किसी के सामने भी, यस अदर सोर्सेस का लॉसेस कैन बी एडजस्टेड किसी के सामने, लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। तो बेटर है आप, ये वो अकेला लॉस है जिसका कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है, यू हैव टू टेक इट इन द करंट ईयर इटसेल्फ। ये है वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एडजस्टिंग लॉसेस। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द टेक्स्ट बुक, तो ये चार्ट आपका इंटर सोर्स, इंटर हेड, पूरा का पूरा जो मैंने आपको बोला, पूरे चैप्टर को ये चार्ट आपका समराइज करके, सॉरी ये जो चार्ट है पेज नंबर 394 ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, ये जो चार्ट है इसके अंदर आपका पूरा का पूरा समराइज हो जाएगा, पूरा का पूरा, everything will be summarized in this chapter, okay, and this will take us to our last chapter in the textbook, deductions under chapter 6A। ये बाय द वे ये सब जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं इंटर के टॉपिक्स है, तो आप अगर आपका कोई इंटर का फ्रेंड है, इफ यू हैव एनी इंटर फ्रेंड, यू कैन रेकमेंड रिवीजन। तो वही होता है, कोई बोलता है सर इंटर का और फाइनल का टैक्स अलग होता है ना, देखिए हाँ अग्री करता हूँ, सम्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही है। ऐसा नहीं कि इंटर वालों का 1961 था सर, फाइनल वालों का इनकम टैक्स एक्ट कोई 71 या 81 का होएगा क्या? नहीं, वही है, खाली प्रोविजंस भी वही है, समझना भी आपको वही है। सम्स थोड़े डिफिकल्ट या यू नो कम मार्क्स के लिए ज्यादा बड़े सम, थोड़े लेंथी टाइप के फाइनल के अंदर आते हैं, अदरवाइज इनकम टैक्स एक्ट वही है, चाहे वो इंटर हो के फाइनल। सो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A के डिडक्शंस की अभी हम बात कर रहे हैं। वी विल गेट इट फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कोई इंडिविजुअल हेड के सामने नहीं मिलेगा, वी हैव टू टेक अवर टोटल ऑफ हेड्स ग्रॉस टोटल इनकम के सामने चैप्टर 6 से। मैक्सिमम डिडक्शन विल बी इक्वल टू योर जीटीआई, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मींस यू कैन नॉट मेक योर इनकम नेगेटिव बाय टेकिंग डिडक्शंस। मैक्सिमम डिडक्शन इक्वल टू जीटीआई, उसमें भी अगर कोई स्पेशल रेट वाला है तो उसके सामने नहीं मिलता है, 3580 के सामने डिडक्शन
नहीं मिलता है। डिडक्शंस के चैप्टर में हम लोग डिडक्शंस को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंस रिलेटेड डिडक्शन। एक्सपेंस रिलेटेड मींस खर्चा करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। सेकंड, अदर डिडक्शन, खाली नाम का कैटेगरी है। सेक्शन 1 है 80U गॉन केस। इफ यू आर अ गॉन केस तो नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 वो। एंड तीसरा जो इनकम रिलेटेड है उसमें 2 पार्ट है। स्पेसिफिक इनकम रिलेटेड लाइक योर रॉयल्टी वाला 80 QQB या समथिंग जो आपने इंटेंशनली अर्न किया है। एंड अदर इनकम रिलेटेड है, उसमें खाली TTA TTB है, इंटरेस्ट वाले, वो अपने आप हो जाते हैं। वाई आर वी क्लासिफाइंग सर? अल्टीमेटली हमको ये सब डिडक्शन चैप्टर 6 में माइनस करना है, क्योंकि आपका ये जो स्पेसिफिक इनकम रिलेटेड था, मतलब एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूं 80C 80D 80G की, अदर डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं 80U की, एंड 80TT 80TB की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा जो अदर इनकम रिलेटेड स्पेसिफिक इनकम रिलेटेड डिडक्शन थे, दैट्स योर 80 QQB फॉर एग्जांपल रॉयल्टी वाला, या 80 JJAA एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला, उसके लिए पहली बात तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। और जब आप आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करते हो, रिमेंबर वी हैव टू ऐड 3 थिंग्स, 10AA 35AD नेट ऑफ डेप्रिसिएशन फोरगॉन, एंड चैप्टर 6 से उसमें खाली ये वाली कैटेगरी ऐड होती है, स्पेसिफिक इनकम वाली। एक्सपेंस वाली नहीं होती है, अदर वाली नहीं होती है, TTA TTB नहीं होता, इसलिए क्लासिफिकेशन रेलेवेंट है। अदरवाइज एक एक करके हमको वेरियस सेक्शंस करना है। सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर इंडिविजुअल HUF को मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अप टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। आपको कोई ये 20-30 जो डिडक्शंस है वो लर्न नहीं करने हैं। इंपॉर्टेंट वंस हम लोग क्लास में स्टूडेंट्स को मार्क करवा लेते हैं फुल कोर्स के लेक्चर्स के अंदर। यू डोंट हैव टू लर्न द इंडिविजुअल डिडक्शंस इन डिटेल लाइक दिस, यू डोंट हैव टू डू दैट। ओके, 80C का डिडक्शन, ये जो नीचे दिए हुए पेमेंट्स है, टोटल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 1,50,000। इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का एक वो पॉइंट आई होप यू शुड रिमेंबर, अप टू 31 March 2012 मैक्सिमम 20% ऑफ योर सम अश्योर्ड, आफ्टर 2012 मैक्सिमम 10%, लेकिन फ्रॉम 1/4/13 फॉर हैंडीकैप्ड 15, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए 20 and 10, हैंडीकैप के लिए 20, वो एक साल 12-13 में अगर लिया है तो 10, और 13-14 के बाद की पॉलिसीज के ऊपर 15%। बाकी के बहुत अच्छे इजी वाले आपके हर प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, खाली अनरिकॉग्नाइज्ड को छोड़ के बाकी सब यहां पे आएगा। सुपर एन्यूएशन फंड, एनी कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट का स्कीम, नेशनल डिपॉजिट स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, NSC एक्सेट्रा, वो सब यहां पे आएगा। इफ यू हैव सब्सक्राइब टू एनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स तो वो यहां पे आएगा। अगर आपने कोई पेंशन फंड का लिया है ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी का पेंशन फंड यहां पे आता है, इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड 80CCC के अंदर जाता है, दैट विल कम हियर। आपका ट्यूशन फीस, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन और वो भी विद इन इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगर आपका होम लोन का प्रिंसिपल है, होम लोन का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट विल गो इन हाउस प्रॉपर्टी, और यहां पे भी इंटरेस्ट का एक डिडक्शन है, प्रिंसिपल विल कम यार। अगर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है 5 साल या उससे ज्यादा का, आपने फिक्स डिपॉजिट लिया, ऑल दैट इज गोइंग टू कम हियर। यू डोंट हैव टू लर्न द लिस्ट बाय हार्ट, इंपॉर्टेंट वंस यू जस्ट हैव टू रीड थ्रू। 80CCC इंश्योरेंस कंपनी का अगर आपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया, पेंशन फंड मतलब देयर इज अ फंड विच यू कंट्रीब्यूट सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट यू गेट योर पेंशन। म्यूचुअल फंड कंपनी का है तो वो 80C में जाता है, इंश्योरेंस कंपनी यहां पे जाता है। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ सेक्शन। सर क्यों सर, वहां पे 1.5 लाख है, यहां पे भी 1.5 लाख है, तो अलग अलग मिलेगा? नहीं, आपको सबको पता है, ये रिवीजन लेक्चर है। वी हैव 80CC जो बोलता है 80C प्लस CCC प्लस CCD का जो सब सेक्शन 1 है वो टोटल का 1.5 लाख। तो एनीवेज अगर उसका और 80C का और 80CCC का अलग भी 150 दिया है तो भी टोटल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 150। ये सेक्शन को काट के इसको यहां पे एक पॉइंट बना के ऐड करते तो भी चलता था, लेकिन ठीक है, वन डे व्हेन आई विल बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वेरी सून, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, तब मैं ये अमेंडमेंट ला देगा। 80CCD कंट्रीब्यूशन टू NPS नोटिफाइड पेंशन स्कीम, अच्छे से समझते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो 80CC2 में जाता है। पहली बात तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कैन बी ओनली इफ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो ही आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं तो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो हो नहीं सकता। तो वो पहले पूरा सैलरी में ऐड होगा और फिर नीचे आके ये डिडक्शन बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू 14% ऑफ सैलरी, एंड अदर पीपल के लिए एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी। सो फर्स्ट इट विल गेट एडेड इन योर सैलरी एंड देन नीचे यू विल गेट डिडक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन, एंड अदर पीपल के लिए मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। देन वी टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन जो हमने खुद ने किया, एम्प्लॉयर ने किया, सैलरी में ऐड हुआ, नीचे डिडक्शन बना। हमने खुद ने किया, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट में हूं तो भी खुद के जेब से कर सकता हूं, और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूं तो भी कर सकता हूं। उसका डिडक्शन दिया है 80CCD सबसेक्शन 1 में एंड 80CCD 1B में। 1B का एक बेनिफिट है कि इसमें फ्लैट 50,000 है, इसमें कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 10, 14, 20% जो भी रेस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेगा ही नहीं। 1B का ये बेनिफिट है कि इसके अंदर, सो व्हाट वी शुड डू इज, हमारा जो खुद का कंट्रीब्यूशन है उसमें 1B में 50,000 डाल दो।
1B में 50,000 डालने के बाद जो बचेगा दैट यू ब्रिंग इन सबसेक्शन 1। जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी, और जो लोग एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ जीटीआई। दिस कैन बी फॉर नॉन एम्प्लॉयज ऑल्सो। सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फर्स्ट एड इन सैलरी, देन कम एंड टेक डिडक्शन, actual or 14% of salary for central government employees and actual or 10% of salary for other people. Employer contribution खत्म, no further restriction. Then come to own contribution. 1B में अपना खुद का 50,000 ले लो, खत्म कर दो। और जो बाकी का बचा, मतलब अगर मेरा टोटल 80,000 कंट्रीब्यूशन है तो 1B में 50 लेके बाकी का 30 मैं यहां पे लेके आऊंगा। अगर एम्प्लॉयमेंट में हूं तो रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी, एंड अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूं तो 20% ऑफ जीटीआई। बट वाई आर वी गिविंग प्रेफरेंस टू दिस 50,000? वन बिग रीजन इज दैट हमारा जो 80CCE है, जो बोलता है कि 80C प्लस 80CCC प्लस CCD, उसमें खाली सबसेक्शन 1 का टोटल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 50। मतलब ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इसमें आपने ये वाला 14 या 10 लगा दिया, फिर CCE नहीं लगेगा, मतलब ये 1.5 लाख का लिमिट यहां पे नहीं लगेगा। ये जो आप यहां पे 50,000 ले रहे हो उसके लिए कोई 1.5 लाख का लिमिट नहीं है। ये जो फंड में आता है इसमें पहले ये लिमिट लगता है 10% वाला एंड 20% वाला, एंड उसके बाद में आपका वो भी लिमिट लगता है। और इस टेबल के अंदर मैंने आपके लिए सब कुछ समराइज करके रखा है। 80CCE ने बोला है 80C प्लस CCD प्लस 80C प्लस CCC प्लस CCD का 1 विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 80D, इंडिविजुअल HUF के लिए, इंडिविजुअल HUF के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा का डिडक्शन इंडिविजुअल को 2 कैटेगरी में मिलेगा, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। एंड HUF के लिए पहला इंडिविजुअल के लिए सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, सेकंड कैटेगरी पेरेंट्स। HUF के लिए किसी भी मेंबर के लिए अगर आपने प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन किया है नॉन कैश तो तीनों कैटेगरी में, इंडिविजुअल को दोनों कैटेगरी में मिलेगा, HUF को भी मिलेगा। लेकिन इसके अलावा इफ यू हैव डन कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो इंडिविजुअल को खाली फर्स्ट कैटेगरी में मिलेगा, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। देन इफ यू हैव मेड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कंट्रीब्यूशन, उसमें कैश अलाउड है, इंडिविजुअल को दोनों कैटेगरी में मिलेगा, HUF को नहीं मिलता है। इंडिविजुअल का दोनों कैटेगरी का टोटल कैन बी मैक्सिमम ऑफ 5,000 और कैश भी अलाउड है। और अगर आपका जो पेशेंट है पहले कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी में, या HUF को भी ये मिलेगा तीसरे कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी, इफ योर पेशेंट इज अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो उसका हो सकता है कि पॉलिसी कोई कंपनी दे नहीं रही है तो हॉस्पिटल बिल का डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड नो इंश्योरेंस। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग इंश्योरेंस तो फिर उसका आपका एक्चुअल हॉस्पिटल बिल का भी डिडक्शन मिल जाएगा, और ये वाला HUF को भी मिलता है। लेकिन सुनिए, ओनली इफ नॉट हैविंग इंश्योरेंस, मतलब अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है सर प्रीमियम के हॉस्पिटल बिल विच एवर इज हायर, नहीं, जिसका प्रीमियम है उसका प्रीमियम ही लेना पड़ेगा। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन प्रीमियम नहीं है तो आप हॉस्पिटल का बिल ले सकते हो। तो इंडिविजुअल, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन की कैटेगरी में यू कैन टेक एवरीथिंग, प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड हॉस्पिटलाइजेशन बिल, अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और इंश्योरेंस नहीं है। पेरेंट्स की कैटेगरी में यू कैन टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट आपका कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इनफैक्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो कैश अलाउड है दोनों का टोटल मिला के 5,000 का रेस्ट्रिक्शन है। HUF को खाली 2 ही मिलता है, प्रीमियम और हॉस्पिटल बिल, अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग इंश्योरेंस था तो। और ये जो तीनों कैटेगरी का टोटल है दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000, तीनों के लिए 25 का लिमिट है। इंडिविजुअल को 2 बार 25 का लिमिट मिलेगा और HUF का एक ही कैटेगरी है 25। बट अगर तीनों कैटेगरी में कोई भी पेशेंट रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 25 की लिमिट इंक्रीज होके 50,000 की लिमिट हो जाएगी। वी विल गेट हायर लिमिट फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। ओके, और एक अमेंडमेंट असेसिस के बेनिफिट के लिए इन्होंने 2 साल पहले लाया था। दे सेड दैट कभी कभी क्या होता है, अगर मेरा साल का प्रीमियम 25,000 रुपया है तो 5 साल का 125 होता है। कंपनी बोलती है तू 5 साल का एडवांस भर दे, हम लोग 1 लाख में दे देगा, इतना बड़ा डिस्काउंट। सो वी विल अवेल द डिस्काउंट, पे फुल 1 लाख। अब अगर मैं 1 लाख रेस्ट्रिक्टेड टू 25 करूंगा तो इस साल तो मुझे खाली 25 का डिडक्शन मिलेगा, अगले 4 साल कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है उसका मेरे को फिर डिडक्शन नहीं मिल रहा है, लॉस हो रहा है। तो इनकम टैक्स वालों ने इसको रिलैक्स किया, बोला अगर तुमने 5 साल का 1 लाख भरा है उसको स्ट्रेट लाइन में 5 साल में स्प्लिट कर दो। सो यू काउंट हर एक साल का 20 एंड देन 20 विद इन लिमिट आपको 5 साल मिल जाएगा। इफ यू पे बल्क प्रीमियम यू कैन टेक इट ओवर अ स्ट्रेट लाइन बेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट। दैट्स वन बेनिफिट दैट दे हैव प्रोवाइडेड आउट। देन वी हैव 80DD, अगर आप आपके डिपेंडेंट डिसेबल्ड का मेंटेनेंस कर रहे हो, यू हैव टू बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, वो डिपेंडेंट कुछ भी होएगा तो चलेगा। यू हैव टू बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000 फ्लैट, सीवियर डिसेबिलिटी 125 फ्लैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट ऑफ डिडक्शन फिक्स है। एंड डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और अगर आपने ये लिया तो फिर उसको 80U नहीं मिलेगा, दोनों में से किसी एक को मिलेगा।
देन मेडिकल एक्सपेंसेस का, अगर बड़ी बड़ी डिसीजेस का डिडक्शन है, हमको रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ होना पड़ेगा। जिसका ट्रीटमेंट करा रहे वो कोई भी हो सकता है, हमको रेसिडेंट होना पड़ेगा। ट्रीटमेंट करा रहे वो कोई भी हो सकता है। अगर नॉर्मल केसेस में इसका जो मैक्सिमम है 40,000 है और जिसका ट्रीटमेंट कराया वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो आपको 1 लाख मिलेगा। दिस इज नॉट द डिडक्शन, दिस इज क्वालिफाइंग अमाउंट। आई विल कम टू द डिडक्शन कैलकुलेशन, बट पहले समझ लीजिए हमको रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ होना है। डिपेंडेंट जिसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, दैट पर्सन कैन बी एनीबडी। अगर वो भी रेसिडेंट है तो हायर लिमिट रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है। मतलब अगर वी आर रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट इज रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, देन हायर लिमिट ऑफ 1 लाख विल बी अवेलेबल। इफ वी आर रेसिडेंट, डिपेंडेंट इज नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, यू विल गेट डिडक्शन बिकॉज यू आर रेसिडेंट, लेकिन 40 का लिमिट, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट। और अगर हम खुद ही नॉन रेसिडेंट निकल गए तो पूरा डिडक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। सो एक्चुअल एक्सपेंसेस और 40,000 विच एवर इज लोअर, या फिर पेशेंट अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस और 1 लाख विच एवर इज लोअर, ये है आपका क्वालिफाइंग अमाउंट, ये डिडक्शन नहीं। और इस क्वालिफाइंग अमाउंट में अगर इंश्योरेंस कंपनी ने या हमारे बॉस ने हमको कुछ एक्सपेंस रीइंबर्स किया हॉस्पिटलाइजेशन का तो वो माइनस होगा। सो टेक अवर एक्चुअल एक्सपेंस रेस्ट्रिक्टेड टू 40,000। हम रेसिडेंट, पेशेंट कैन बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन सीनियर सिटीजन, एनीबॉडी, 40,000। हम रेसिडेंट, पेशेंट अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल एक्सपेंस और 1 लाख विच एवर इज लोअर, दैट्स योर क्वालिफाइंग अमाउंट। इसमें से रीइंबर्समेंट्स माइनस करोगे तो आपको आपका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। सबसे मेन एस्पेक्ट ये है कि ये इंटरेस्ट का है, प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा। फॉर हायर एजुकेशन लोन, अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अगर आपने हायर एजुकेशन का लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। खुद के लिए कर सकते हो या अपने स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए भी कर सकते हो। इट हैज टू बी टेकन फ्रॉम अ बैंक और अप्रूव्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। द ओनली थिंग दैट इज रेलेवेंट हियर इज इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। बेस्ट थिंग इज देयर इज नो अपर लिमिट, यू कैन टेक इट ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। मतलब आप जब भी लोन रीपे करना चालू करो उस साल और उसके बाद के 7 साल, टोटल 8 ईयर्स में आपको जितना भी इंटरेस्ट भरा, बट माइंड यू ओनली इंटरेस्ट, आपको प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80EE एंड 80EEA दे आर बोथ इंटरेस्ट ऑन होम लोन, मेजरली सिमिलर है। मतलब दोनों इंडिविजुअल के लिए, दोनों के केस में ये उसका पहला घर है इसलिए वो एसओपी है। सुनिए, होम लोन का इंटरेस्ट ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है, एलओपी में तो पूरा मिल जाता है, कोई लिमिट नहीं है। मगर एसओपी में लिमिट है ना, लिमिट के बाद जो बच जाता है वो लैप्स होता है, उसके लिए ये डिडक्शन है। सो बोथ आर इंडिविजुअल्स, दोनों का फर्स्ट हाउस, दोनों का एसओपी। 80EE में द मैक्सिमम लिमिट वाज 50,000 और 80EEA में मैक्सिमम 1,50,000। सर लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जिसने लोन लिया है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 तो उसका कवरेज आएगा 80EE में, बट 16-17 तो चला गया। सर आज लोन लूंगा तो क्या होगा? तो ये होगा एनी लोन टेकन ड्यूरिंग द पीरियड 1920 था, फिर इन्होंने इसको अमेंडमेंट करके 1 साल और बढ़ा दिया, 1920 या 2021 में लोन लिया तो यू गेट कवर्ड इन 80EEA, और अगर 16-17 में लोन लिया था तो 80E। अदरवाइज दोनों में इंडिविजुअल, दोनों में पहला घर, वो एसओपी है। फर्स्ट प्रेफरेंस यू हैव टू गिव टू एसओपी इंटरेस्ट। जो भी तेरा टोटल इंटरेस्ट है पहले एसओपी में ले, वहां पे लेने के बाद में अगर कुछ बच गया तो उसको यहां पे लेके आ। डबल ई में मैक्सिमम 50,000 और ईई में मैक्सिमम 1.5 लाख। एंड अदर कंडीशन यहाँ पे डबल ई में 2 कंडीशन थी, हाउस का वैल्यू मैक्सिमम 50 लाख, लोन का वैल्यू मैक्सिमम 35 लाख। हाउस शुड नॉट बी मोर देन 50, लोन शुड नॉट बी मोर देन 35। यहां पे खाली हाउस के लिए रेस्ट्रिक्शन है 45। ऑब्वियसली लोन ऑटोमेटिकली 35 के अंदर चला जाएगा क्योंकि फुल फंडिंग कोई बैंक नहीं देने वाली, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इमीडिएटली ऑन इट्स ओन। सो 16-17 में लोन लिया तो डबल ई, और अगर 19-20-2021 में लिया तो ईईए। दोनों में इंडिविजुअल, दोनों में फर्स्ट हाउस, दोनों में एसओपी, दोनों में पहले आप एसओपी में लो, जो बच जाएगा उसको यहां पे लेके आओ। डबल ई मैक्सिमम 50, ईईए में मैक्सिमम 1,50,000। हाउस का रेस्ट्रिक्शन ईई में 50 लाख, ईईए में 45 लाख, और लोन का रेस्ट्रिक्शन खाली ईई में 35 लाख का। That's the similarity. Next thing which government is again and again trying to promote and push, purchase of electric vehicle. इसके लिए अगर आप कोई लोन लेते हो because they want to, ये पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए मित्रों, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए मित्रों, नहीं करेंगे कम। We want you to purchase electric vehicle। येड़ा बना के आपसे वोट ले लिया, अभी we want reduce excise duty and और VAT, सब एक दूसरे को, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को बोल रहा है, सेंटर स्टेट को बोल रहा है। हम इधर 100 रुपया पेट्रोल का, मेरा ऐसा लगता है कि हो गया, दिवाला निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्नमेंट चाहती है आप खरीदो, और उसका जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। दिस लोन कैन बी टेकन अप टू 31 मार्च 23 ऑल्सो। 1,50,000 का आपका डिडक्शन मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम दे रहे, तब तक हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन जैसे ही बन गए ना, उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, लोग पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर देंगे। आज चार्जिंग स्टेशन के शॉर्टेज की वजह से लोग नहीं खरीद रहे। सो एनी लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000। सो 80E was education loan, 80EE and EEA was home loan, and this is interest on loan for electric vehicle। ये चारों में एक बात आप नोट कर रहे हैं, चारों सेक्शन, E for education, EEA for home loan and this, ये चारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले में EEA, EEB में डिडक्शन इज फॉर द इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ई में मॉनेटरी लिमिट नहीं था, मगर 8 साल में खत्म करो। ई में 50,000, EEA में 1.5 लाख, और यहां पे भी जो 1.5 लाख है ये सब आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन है। देयर इज नो डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल। यस, होम लोन का प्रिंसिपल 80C में जाता है, बाकी के प्रिंसिपल आपके नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव 80G डिडक्शन फॉर डोनेशन। डोनेशन सब असेसिस को मिलता है, मोर देन 2000 हुआ तो कैश नॉट अलाउड, इट हैज टू बी गिवन टू एन अप्रूव्ड पर्सन। ये जो लिस्ट ऑफ डोनेशन दी इसमें से होना चाहिए, ऐसा नहीं रस्ते पे किसी को पैसा दिया बोला 80G दे, ऐसा नहीं होता है। एंड डोनेशन की 4 कैटेगरी, अनलिमिटेड 100, अनलिमिटेड 50, लिमिटेड 100, लिमिटेड 50। अनलिमिटेड में क्वालिफाइंग अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, लिमिटेड में देयर इज अ लिमिट, एक्चुअल डोनेशन और 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम वो क्या होता है, GTI लो, उसमें से 111A माइनस करो, 112 माइनस करो एंड अदर डिडक्शन माइनस करो। GTI माइनस 111A 112 अदर डिडक्शन, दैट विल गिव यू एडजस्टेड टोटल इनकम। उसका 10% कंपेयर विद एक्चुअल डोनेशन, विच एवर इज लोअर विल बिकम योर क्वालिफाइंग अमाउंट। और फिर 2 कैटेगरी, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अनलिमिटेड में देयर इज नो लिमिट, जितना तुम डोनेट करेगा पूरा क्वालिफाई, 100 और 50। तो एक एक करके देखते हैं। अगर आपने डोनेशन दिया है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को फॉर फैमिली प्लानिंग, तो वो आपका लिमिटेड में 100 में आ जाएगा, एंड अदर पर्पस के लिए दिया है तो लिमिटेड में 50 में आ जाएगा। तो लिमिटेड 50 में टोटल 5 है, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर अदर देन फैमिली प्लानिंग। अगर आपने किया डोनेशन टू नोटिफाइड रिलीजियस प्लेस फॉर रिपेयर और रेनोवेशन, अगर आपने किया डोनेशन टू बॉडी विच इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आपने डोनेशन दिया टू अ बॉडी विच इज प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, और अगर आपने डोनेशन किया किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो ये 5 आ जाएंगे लिमिटेड 50 में। लिमिटेड 100 में 2 ही है, उसमें एक गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग एंड एक खाली इंडियन कंपनी के लिए, ये अकेला है जो कंपनी के लिए, ऑल अदर्स आर अवेलेबल फॉर ऑल assessees। इंडियन कंपनी गिविंग डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर नोटिफाइड स्पोर्ट्स बॉडी, तो ये आपका लिमिटेड 100 में आ जाएगा। अनलिमिटेड में 50% में 4 है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और चौथा प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ओनली ड्रॉट विल कम हियर। प्राइम मिनिस्टर के नाम से दूसरे जितने भी फंड है, चाहे वो नेशनल रिलीफ फंड है, आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड है, या नेशनल डिफेंस फंड है, ऑल दैट विल गो इन अनलिमिटेड 100%। आपके स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, ऑल दैट विल गो इन अनलिमिटेड 100%। ये इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आता भी है तो आपके पीजीबीपी के सम के अंदर एडजस्टमेंट बन के आता है। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट को री रजिस्ट्रेशन का रूल्स हमने ट्रस्ट के चैप्टर में ऑलरेडी देखा, दैट सेम अमेंडमेंट हैज कम आउट हियर आल्सो। जीजी इफ यू वांट यू कैन रीड, इफ यू डोंट यू कैन इग्नोर। 80 जीजीए जो भी सेक्शन 35 में या 35 सीसीई में एलिजिबल है वो तो डिडक्शन ले लेगा। साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन। लेकिन जिसका पीजीबीपी नहीं है वो क्या करेगा बेचारा? Anybody who does not have PGBP, anybody who does not have PGBP will take deduction here, and यहाँ पे maximum 2000 in cash, 2000 से ज्यादा कैश में अलाउड नहीं रहेगा। So anybody under 35 or 35 CCA is going to get over there if you have PGBP. If you don't have PGBP, you can take here. Then we have GGB, GGC. Donation given to political party or electoral trust. Political party, electoral trust. ये है कंपनी के लिए GGB, others के लिए GGC. बस इतना याद रखना, कैश इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड, एनीथिंग अदर देन कैश। कंपनी के लिए जीजीबी, अदर्स के लिए जीजीसी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, कैश नॉट अलाउड। नेक्स्ट वी हैव 80 IAC, टैक्स डिडक्शन फॉर स्टार्टअप्स। कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 3 consecutive years आउट ऑफ फर्स्ट, पहला अमेंडमेंट आउट ऑफ फर्स्ट 10 years। ये लास्ट ईयर तक फर्स्ट 7 years में होता था, बट नाउ दे आर सेइंग फर्स्ट 10 years में 3 साल, बट कंटिन्यूस होने चाहिए। तो 3 बातें याद रखना, 3 साल तक डिडक्शन मिलेगा, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, और वो फर्स्ट 10 के अंदर होने चाहिए। 7 की जगह 10 हो गया अमेंडमेंट। सो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10, ये आपके ऑप्शन है। 3 साल तक इनकम में आएगा जीटीआई डिडक्शन, इनकम जीटीआई डिडक्शन, इनकम जीटीआई डिडक्शन। चौथे साल तक इनकम में आएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनकम में आएगा, जीटीआई में आएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। वापस बोलता हूं, 3 साल वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो पहला 10 में होना चाहिए, 10 अमेंडमेंट है, पहले 7 तक। And what are the conditions to get this? You should be eligible startup. Eligible startup मतलब कंपनी और LLP incorporated during this period 1/4/16 से लगाकर 31 March 21। Turnover should not exceed 100 crore in the year of deduction. Second amendment.
ये 25 करोड़ था, 100 हो गया। सो पहला अमेंडमेंट, डिडक्शन 7 की जगह पे 10 साल के अंदर आपके 3 साल हो सकते हैं। फर्स्ट 10 ईयर्स में 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सेकेंड अमेंडमेंट, ईयर ऑफ डिडक्शन का जो टर्नओवर क्राइटेरिया था वो 25 करोड़ था, नाउ इट विल बिकम 100 करोड़। डिडक्शन अप टू टर्नओवर अप टू 100 करोड़ इज गोइंग टू बी अलाउड। अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल कर लिया, यू हैव गॉट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, यू आर डूइंग एलिजिबल स्टार्टअप बिजनेस, दैट इज इनोवेशन डेवलपमेंट, deployment of products or processes or services which is creating a scalable business model with high potential of employment। ये जितने भी स्टार्टअप्स आप बेसिकली आपके चाहे वो आपके ओला, उबर, ये उबर तो नहीं है लेकिन ओला, ये सब्जेक्ट टू द अदर कंडीशंस व्हिच आर गिवन एंड यू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, देन यू विल गेट दिस डिडक्शन, 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स 3 consecutive years आउट ऑफ फर्स्ट 10 years। 2 अमेंडमेंट, 7 का 10 हो गया एंड 25 करोड़ का 100 करोड़ हो गया। अदर कंडीशंस हमने 35 AD में 10AA में देखा है, इट हैज टू बी न्यू बिजनेस, नॉट स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। मैक्सिमम सेकेंड एंड लोकल प्लांट एंड मशीनरी आपका 20% अलाउ होगा। अगर आपका 2 बिजनेसेस है तो इंटर बिजनेस शुड बी, ट्रांजैक्शन शुड बी एट फेयर मार्केट वैल्यू। सीए का रिपोर्ट ऑन और बिफोर, ये अमेंडमेंट बहुत जगह पे देखा, ऑन और बिफोर 44 AB ड्यू डेट, नॉट 139(1) वो था, अभी 44 AB ड्यू डेट हो गया। एंड अगर आपके सुपर प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो एओ हैज द पावर टू रिकम्प्यूट, हो सकता है आपने जानबूझ के यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट दिखाया बिकॉज ऑफ द डिडक्शन अवेलेबल। नेक्स्ट वी हैव 80IB है, टैक्स डिडक्शन फॉर स्मॉल हाउसेस, मतलब जो डेवलपर है। ये पूरा पहले लॉजिक समझ लो, वैसे रिवीजन लेक्चर है लेकिन समझा देता हूं। ये एक लैंड है, इसके ऊपर मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। इस बिल्डिंग में अगर मैं बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बनाता हूं तो जितना बड़ा साइज होगा उतना महंगा होगा। गवर्नमेंट चाहती है सबको हाउसिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट बिल्डर को बोल रही है छोटे छोटे साइज के हाउस बना, छोटे छोटे साइज के हाउस। छोटा हाउस होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा तो गरीब लोग खरीद पाएंगे, फुटपाथ पे नहीं सोएंगे तो फिल्म स्टार उनको मारेंगे। आइडिया समझिए प्लीज, जो लोग छोटे छोटे साइज के घर बना के बेचेंगे, ये घर जब तक बिकेगा तब तक प्रॉफिट होगा। अभी ये सारे घर 1 साल में बिक सकते हैं, सारे घर को 10 साल लग सकता है बिकने में, 20 साल लग सकता है। जब तक यहां से प्रॉफिट आ रहा है, जब तक यहां से प्रॉफिट आ रहा है वो एग्जाम्प्ट। प्रॉफिट आएगा, इनकम में आएगा डिडक्शन, एग्जाम्प्ट वर्ड इज रॉन्ग, प्रॉफिट इनकम डिडक्शन, इनकम डिडक्शन, इनकम डिडक्शन, इनकम डिडक्शन। जब तक जो स्टार्टअप वाला था ना उसमें 10 साल के अंदर खत्म करना है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हारे घर कब बिकेंगे पता नहीं। ये बेनिफिट पहली बात तो बिल्डर के लिए, बिल्डर के लिए, जिस बिल्डर ने ये नया बिल्डिंग बनाया और उसमें से वो छोटे छोटे घर बेच रहा है, ऑल द कंडीशंस डिटेल में वी विल सी, उसका वी विल गेट डिडक्शन। सुनिए, इस बिल्डर का एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ये एलिजिबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको यहां के अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, यहां का प्रॉफिट अलग से दिखाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला प्रॉफिट जो ये सेक्शन के कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, ये प्रॉफिट तुम भले 1 साल में कमाओ, 2 साल में कमाओ, 5 साल में के 10 साल में, 100% of the profits. Now you will understand the conditions that are given here. 100% of profits derive from such business. बस सेपरेट बुक्स रख के प्रूफ कर दो। अब कंडीशंस आपको समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे घर जिस प्रोजेक्ट में बनाता है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, कितने भी साल तक, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ इयर्स। जैसे स्टार्टअप का 10 साल था, यहां पे कुछ नहीं, जब तक तेरा फ्लैट बिकता नहीं है, प्रॉफिट आते रहेगा, तू उसका डिडक्शन लेते जाए। द प्रोजेक्ट हैज टू बी अप्रूव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड कंप्लीटेड विद इन 5 years। अब ये सब आपके कंडीशन है। अभी इतने बजे प्रोजेक्ट में हो सकता है कि कुछ कमर्शियल, कुछ ऑफिसेस भी आपने बनाई है, कमर्शियल शुड बी मैक्सिमम 3%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल को एक घर बेचा है तो फिर उस बिल्डिंग में उसके स्पाउस को, माइनर चिल्ड्रन को या उस इंडिविजुअल को दूसरा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या आएगा, तुमने छोटे छोटे 4 घर बनाए, 5 घर बनाए ताकि गरीब लोग ये 5 घर ले सके। एक अमीर आदमी आया, उसने 5 घर ले लिया, बीच का दीवार तोड़ दिया तो एक बड़ा घर बन गया, तो फिर पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। इसलिए उस सेम आदमी को या उसकी वाइफ को या माइनर चिल्ड्रन को दूसरा कोई घर नहीं बेचोगे। दिस शुड बी द ओनली प्रोजेक्ट ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लैंड है, इधर तुमने एक गरीबों का छोटा छोटा फ्लैट वाला और इधर एक बड़ा और प्रोजेक्ट जिसमें बड़ा बड़ा फ्लैट है। इस लैंड पार्सल में एक की, ताकि इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रख सके और उसका हम लोग अकॉर्डिंगली डिडक्शन दे सके। एंड दिस इज द कंडीशन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, नाउ वी हैव गॉट सम कंडीशंस बेस्ड ऑन द लोकेशन। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बड़े सिटीज में, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली में, एनसीआर इंक्लूड, एनसीआर मतलब द एंटायर नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें क्या क्या आता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पूरा एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, मुंबई में भी पूरा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, एमएमआर बोलते हैं इसमें। मुंबई के जो नेबरिंग एरियाज है, थाने, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार, मीरा भाईंदर, ये जो नेबरिंग एरियाज है ये मुंबई में नहीं है, लेकिन इसको मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बोलते हैं। आजकल ज्यादा पता चलता है क्योंकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खोला है। तो विद दैट यू कैन कम टू नो दैट दीज प्लेसेस आउटसाइड मुंबई आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ
पार्ट ऑफ मुंबई. सो दिल्ली का पूरा एनसीआर, मुंबई का पूरा एमएमआर, अदर देन दैट बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, वी आर कवरिंग दीज सिटीज. एंड फिर अगर कोई और जगह पे हुआ तो रूल चेंज हो जाएगा. मींस मेट्रो सिटीज, नॉन मेट्रो सिटीज. जो आपका प्लॉट का साइज है, प्लॉट का साइज मतलब जिस लैंड के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, नॉट लेस देन लिखा है, मतलब क्या ना, इसे मिनिमम का रूल है. मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर, यहां पे मिनिमम 2000 स्क्वायर मीटर. अगर आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए तो 10.76 होता है. 1 स्क्वायर मीटर इज 10.76 स्क्वायर फीट अगर आपको कन्वर्ट करना है. तो मिनिमम, इससे बड़ा लैंड हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, मिनिमम लिखा है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए. फिर इस लैंड के ऊपर आप घर बनाओगे, मतलब बिल्डिंग के अंदर घर बनाओगे. दैट इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट शुड नॉट बी मोर देन 60 स्क्वायर मीटर. ये मतलब मैक्सिमम है. यहां पे नॉट लेस देन लिखा है, यहां पे नॉट मोर देन लिखा है. मतलब मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर या मैक्सिमम 90. मतलब देखिए, बड़े सिटीज में लैंड की शॉर्टेज है तो छोटा प्लॉट भी चलेगा. यहां पे शॉर्टेज नहीं है तो बड़ा प्लॉट होना चाहिए. ज्यादा हो सकता है, ये मिनिमम. फिर बड़े सिटीज में एकदम छोटे साइज का घर बनाना, 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं बनाना. छोटे सिटीज में थोड़ा बड़ा, 90 स्क्वायर मीटर जितना बना सकता है. एंड लास्टली, तुम जो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब देखो, अगर ये तुम्हारा लैंड है, इस पे बिल्डिंग बना रहे हो तो साइड में थोड़ा खाली एरिया भी छोड़ोगे ना. बड़े सिटीज में लैंड का शॉर्टेज है तो ज्यादा खाली नहीं छोड़ने का. मतलब मिनिमम 90% कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. मैक्सिमम आप 10% वेकेंट छोड़ सकते हो. मिनिमम 90% कंस्ट्रक्शन. लेकिन छोटे सिटी में थोड़ा लैंड ज्यादा होता है तो 80% कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. मतलब यू कैन से मैक्सिमम 20% वेकेंट रख सकते हो. मतलब प्लॉट का साइज मिनिमम है, कंस्ट्रक्शन मिनिमम 90. प्लॉट का साइज मिनिमम है, कंस्ट्रक्शन मिनिमम 80. मतलब आप मैक्सिमम 10% खाली छोड़ सकते हो, यहां पे मैक्सिमम 20 खाली छोड़ सकते हो. और घर का साइज इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. मतलब मिनिमम मैक्सिमम आपको समझना पड़ेगा. एंड आफ्टर 1/9/2019 द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 45 लाख. अदर कंडीशंस यू कैन रीड थ्रू, यू विल अंडरस्टैंड. 80JJ सिंगल है, प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अगर आप काउ डंग से एनर्जी जनरेट करते हो, 5 साल तक फुल डिडक्शन. मतलब पीजीबीपी में आएगा, जीटीआई में जाएगा डिडक्शन. 100% प्रॉफिट, 100% फॉर 5 ईयर. पीजीबीपी जीटीआई डिडक्शन, पीजीबीपी जीटीआई डिडक्शन. ईयर 4, ईयर 5, 6th ईयर पीजीबीपी आएगा, जीटीआई आएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा. 5 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा. 80JJ है, नए लोगों को नौकरी देने के लिए. क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट. एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो कितने नए लोगों को रखा, पगार बढ़ाने से नहीं चलेगा, न्यू एम्प्लॉयज होना चाहिए. और अगर न्यू बिजनेस है तो ऑल एम्प्लॉयज. 30% ऑफ योर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट. जो भी आप नए एम्प्लॉयज को पगार दे रहे हो उसका 30%, तो उसका सैलरी ऑलरेडी पीजीबीपी में तो आएगा, प्लस 30% आपका और यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा. 30% मोर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन. कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय का मंथली एमोल्यूमेंट 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जिसका भी 25,000 से ज्यादा है, नॉट एलिजिबल. एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन आरपीएफ. इफ नॉट पार्टिसिपेटिंग आरपीएफ तो नॉट एलिजिबल. अगर गवर्नमेंट आरपीएफ का पैसा दे रहा है, नॉट एलिजिबल. एन एम्प्लॉय शुड वर्क फॉर मिनिमम 240 डेज, मिनिमम 240 डेज, तो ही एलिजिबल. अगर सीजनल बिजनेस है, डिफाइंड एज अपैरल, फुटवेयर एंड लेदर, 3 बिजनेस, अपैरल, फुटवेयर एंड लेदर, 3 बिजनेस में 150 डेज का रिक्वायरमेंट है, बाकी सब बिजनेस में 240 डेज का रिक्वायरमेंट है. ये 4 कंडीशंस फुलफिल हुआ, देन जो भी एम्प्लॉयज का इमोल्यूमेंट है 30% ऑफ दैट विल बी योर डिडक्शन, बट इट हैज टू बी पेड इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड. सीए रिपोर्ट चलना पड़ेगा. आपका बिजनेस शुड नॉट बी स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन, वो सब आपके कंडीशंस बहुत ऑब्वियस वाले. मेन आपको ये याद रखना है, 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 240 या 3 बिजनेस में 150 डेज यूज होना चाहिए, आरपीएफ पार्टिसिपेट करना चाहिए, गवर्नमेंट आरपीएफ नहीं देना चाहिए, एम्प्लॉयर को देना चाहिए. ओके. एंड इन्होंने असेसिस के बेनिफिट के लिए एक छोटा सा यहां पर रिलैक्सेशन दिया. कई बार क्या होता है, हमने जनवरी, फरवरी, मार्च में नया एम्प्लॉय रखा तो करंट ईयर तो वो 240, 150 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेगा, क्योंकि मे भी नया बिजनेस खोला है या नया एम्प्लॉय जो भी है, करंट ईयर मीट नहीं कर रहा है. अगले साल से वो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा है. करंट ईयर नॉट एलिजिबल क्योंकि उसने नंबर ऑफ डेज को फुलफिल नहीं किया. अगले साल नॉट एलिजिबल क्योंकि अब वो न्यू एम्प्लॉय नहीं है, लास्ट ईयर रख लिया था. तो जो भी बेचारे लेट लोगों को नौकरी देते हैं उनके लिए तो पूरा डिडक्शन चला जाता है. तो फिर इन्होंने रिलैक्सेशन दिया. इन्होंने क्या बोला, ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर उन्होंने 240, 150 3 बिजनेस के लिए, फुटवेयर, अपैरल, लेदर, अगर वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं किया, अगले साल से किया है और वो आपके फुल टाइम एम्प्लॉय हो गए, तो वी विल कंसिडर देम एज अपॉइंटेड इन द सेकंड ईयर. मतलब ईयर 1 उनका इग्नोर करेंगे, ईयर 2 में वो अपॉइंटेड मान के ईयर 2 से आपका डिडक्शन आपको दे देंगे. फॉलोड टू रिलैक्स दिस. देन 80M, जो भी डोमेस्टिक कंपनी लास्ट ईयर तक डिविडेंड बांटती थी, उस पर डीडीटी देती थी, तो वो डीडीटी कैलकुलेट करने के पहले फ्रॉम द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड वी यूज्ड टू सबट्रैक्ट द डिविडेंड रिसीव्ड.
मतलब डिविडेंड पेड के ऊपर डीडीटी करने के पहले डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी को माइनस कर देते थे। अब डीडीटी तो है नहीं, तो क्या हो रहा है, हमारा डिविडेंड रिसीव्ड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन क्या होता है, सुनिए, आई एम होल्डिंग कंपनी, मेरी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी मुझे डिविडेंड दे रही है, मैं वो डिविडेंड को आगे अपने शेयर होल्डर को बांट रहा है, सब्सिडरी से मिला, शेयर होल्डर को बांट दिया, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हमारे डीडीटी लायबिलिटी में से, डिविडेंड में से ये माइनस होकर फिर डीडीटी कैलकुलेट। अब वो डीडीटी का तो कॉन्सेप्ट चला गया, मतलब मिला हुआ डिविडेंड हमको आईएफओएस में जाएगा और वही पैसा हम लोग आगे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारा जो डिविडेंड हमको मिला है वो तो आईएफओएस में आ जाएगा, जीटीआई में आ जाएगा, इसमें से हम एक डिडक्शन दे रहे हैं अप टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड रिसीव, पहली बात तो ये इनकम में आ गया, कहां से मिला, डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से, 100% ऑफ द डिविडेंड रिसीव, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। मतलब डिविडेंड रिसीव्ड सपोजिंगली 1 लाख है और हमने शेयर होल्डर को 1.5 लाख बांटा, तो वो 1 लाख हमारे इनकम में जाएगा, 1.5 लाख रेस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख हमारा डिडक्शन मिलेगा। और अगर हमने शेयर होल्डर को 40,000 बांटा तो भी इनकम में 1 लाख जाएगा और हमारा डिडक्शन 40,000। मतलब कंक्लूजन बोलेगा तो डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड अप टू रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट विच एवर इज लोअर, वो आपका डिडक्शन, ताकि जो पैसा मिला उसी को बांटा तो खाली फोकट वो टैक्स नहीं लगे। 80 QQB RRB डिडक्शन फॉर योर रॉयल्टी इनकम, QQB फॉर योर कॉपीराइट एंड RRB फॉर योर पेटेंट। सबसे पहले क्वालिफाइंग अमाउंट, 3 में से विच एवर इज लोअर। एक्चुअल अमाउंट अगर परसेंटेज में दिया है तो मैक्सिमम 15%, लमसम में है तो ये पॉइंट नॉट एप्लीकेबल। और अगर फॉरेन से आया है तो कितना फॉरेक्स विद इन द टाइम लिमिट इंडिया में रिपैट्रिएट किया, इंडिया में है तो ये तीसरा पॉइंट नॉट एप्लीकेबल। इन तीनों में से विच एवर इज लोएस्ट विल बिकम क्वालिफाइंग अमाउंट, उसमें से हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और हमको हमारा डिडक्शन मिलेगा, लेकिन पर एनम 3 लाख से ज्यादा नहीं। सो पहली बात तो आपका एक्चुअल रॉयल्टी इनकम में तो चला गया, जीटीआई में आ गया। डिडक्शन करने के टाइम पे 2 स्टेप, क्वालिफाइंग अमाउंट, सेकंड स्टेप में डिडक्शन। क्वालिफाइंग अमाउंट विल बी एक्चुअल, परसेंटेज वाले के लिए मैक्सिमम 15% एंड फॉरेन वाले के लिए फॉरेक्स रेमिटेड, विच एवर इज लोएस्ट क्वालिफाइंग अमाउंट। एक्सपेंस माइनस करो तो डिडक्शन, बट नॉट मोर देन ₹3 लाख। ये आपका 80 QQB RRB। देन वी हैव 80 PA प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए इस सर्टेन पीरियड के लिए, AY 1920 से 24-25 तक आपको 100% ऑफ प्रॉफिट्स का डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड योर टर्नओवर इज लेस देन 100 करोड़। प्रोड्यूसर कंपनी टर्नओवर लेस देन 100 करोड़, 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर दिस पीरियड। 80U, कोई को बोलता है सर अभी हम उस लेवल पे पहुंच गए, हमको लगता है हमको खुद को ही मिलने वाला है अभी 80U। तो अगर तुम पागल है ना पागल, तो हर ऑब्वियसली इंडिविजुअली पागल हो सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड पागल नहीं हो सकता है। तो इंडिविजुअल को नॉर्मल डिसेबिलिटी 40% से 79 तक 75,000 फ्लैट डिडक्शन, सीवियर डिसेबिलिटी 80 या उससे ज्यादा तो 1,25,000 फ्लैट डिडक्शन। चाहे आप खर्चा करो चाहे मत करो, डिडक्शन इज फिक्स। नॉर्मल में 75, सीवियर में 125 आपको प्रूव करना पड़ेगा बाय ब्रिंगिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रूव्ड डॉक्टर। एंड फाइनली वी हैव 80 TTA TTB. TTB is for resident senior citizen and TTA is for everybody else. Individual HF excluding resident senior citizen. इसका लिमिट 50,000 है, इसका लिमिट 10,000 है। आपको ये भी पता है, ये इंटरेस्ट है, मतलब पहले IFOS में जाएगा, GTI में जाएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, IFOS में जाएगा, GTI में नीचे डिडक्शन मिलेगा। अगर मेरी इनकम 6,000 है तो इधर भी 6,000, इधर भी 6,000। अगर मेरी इनकम 60,000 है तो दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10, दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50। एक्चुअल और 10 whichever is lower for TTA, एक्चुअल और 50 whichever is lower for TTB. Both cases first it will go in income. डिडक्शन के टाइम पे we will do whichever is lower. रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुआ तो ये, एंड अदर पीपल के लिए ये आपके DTAA वगैरह के सम्स में फिक्स एडजस्टमेंट आते ही है। मेन थिंग ये याद रखना, दिस इज ओनली फॉर सेविंग अकाउंट एंड दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर डिपॉजिट अकाउंट, FD RD ऑल्सो। TTB में सेविंग, FD RD तीनों का टोटल एक्चुअल और 50 whichever is lower, लेकिन TTA में ओनली सेविंग अकाउंट एक्चुअल और 10,000 whichever is lower। मेन थिंग ये याद रखना, बाकी आपको 10 और 50 तो पता है, वो मुझे भी पता है। दैट वाज योर चैप्टर डिडक्शंस। इसके अलावा न्यू कोर्स के बच्चों के जो 3 चैप्टर है, दैट इज योर बेस इरोशन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, टैक्स ट्रीटीज एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशन, वो ऑलरेडी इतने छोटे हैं, वो फुल कोर्स में भी इतने छोटे, क्रैश कोर्स तो छोड़ दीजिए, फुल कोर्स में। सो यू कैन जस्ट रीड थ्रू द PDF, वी डू दोस चैप्टर्स फ्रॉम PDF इन क्लास। BEPS में आपके 15 एक्शन प्लान है, उसमें से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट रहते हैं। टैक्स ट्रीटीज के चैप्टर के अंदर हाउ टू इंटरप्रेट द ट्रीटीज, वेरियस रूल्स आर गिवन, उसमें वियना कन्वेंशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशन के सिलेक्टेड प्रोविजंस जो आपको पढ़ने हैं वो हम लोग क्लास में लर्न ही करने का कोशिश कर लेते हैं। ऑल द क्वेश्चंस बिहाइंड द टेक्स्ट बुक, बिहाइंड द स्टडी मटेरियल यू हैव टू डू वेल। वी विल कंक्लूड अवर रिविजन कम अमेंडमेंट्स के जो एपिसोड्स है, 7 एपिसोड में, क्या लास्ट ईयर तक 3-3 एपिसोड में कवर हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने खाली
रिवीजन अलग किया था और अमेंडमेंट अलग किया था। अभी आपके दोनों मिक्स हो गए, इसके लिए ये ज्यादा एपिसोड्स बन गए हैं। आप वन डे बिफोर योर एग्जाम आप शायद इतना नहीं, क्योंकि मैं खुद ही उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं, वन डे बिफोर एग्जाम लेक्चर देखना। इन केस आपको वापस से देखने का मन होता है तो आप उसको 1.5, 1.75, 2x की स्पीड से देख के कर सकते हो। बट I hope you enjoyed these lectures, and if now people are watching these lectures, then only I will continue this work. Otherwise मैं शायद YouTube पे अभी आगे कोई लेक्चर नहीं डालू। मेरा पूरा मन हो गया, वेरी डिसअपॉइंटेड। जो मैं रिपीट अभी मैं खत्म करते करते क्या वापस एक ही बात बोलू। सो अभी खाली पॉजिटिव अच्छी बातें करूंगा। आई होप यू एंजॉयड दीज लेक्चर्स, यू हैव एनीथिंग you know you do your best, you only have good wishes from me. I will not crib about anything. We should sign off on a good note. आप एमसीक्यू लेक्चर्स के बारे में कमेंट मत करना, मैं आपको बोल दिया है। जैसे जैसे लोग देखेंगे रिवीजन लेक्चर्स, अमेंडमेंट लेक्चर देखे बिना एमसीक्यू लेक्चर सेंस नहीं मेक करते हैं। तो जैसे जैसे लोग देखते जाएंगे वो वाले लेक्चर्स, ये वाले लेक्चर्स, वैसे वैसे मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। नहीं तो मैं खाली फुकट मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। माई टाइम इज वेरी प्रेशियस, आई विल नॉट waste it, and plus I have to give good amount of time for my new book, plus I have got upcoming batches also. In all this chaos, MCQ थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, and आपकी तरफ से कोई मोटिवेशन नहीं है। अगर आप मोटिवेट करोगे तो I will do it. And before I wind up, sorry, but एक बहुत जरूरी बात है, रह गई है, माई बैड के रह गई है, पहले हो जानी चाहिए थी। कैपिटल गेन्स के अंदर एक चीज मुझे आपसे करनी है। कैपिटल गेन के अंदर ये एक सम है एक्चुअली, दिस इज अ सम। मुझे उसी टाइम पे कर लेना चाहिए था जब कैपिटल गेन हुआ था। अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं हुआ क्योंकि मैं रिवीजन के अंदर आगे बढ़ रहा था। बट आई नीड टू डू दिस सम विथ यू। एक मिनट यार, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। हाँ जी, एक्चुअली सम खाली इतना ही है। एक असेसी है जिसने आपको नॉर्मल इनकम दिया है 50 लाख रुपीस, एंड 112A का इनकम दिया है 90,000। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सम इतना ही है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। बाय द वे ये मेरी ड्यूटी नहीं है, वैसे तो फ्री के अमेंडमेंट और रिवीजन लेक्चर देना भी मेरी ड्यूटी नहीं है। दैट ड्यूटी इज ओनली टुवर्ड्स दोस स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर एनी ऑफ माय फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, फिजिकल लेक्चर, वीडियो और क्लासरूम लेक्चर। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स देम। एज अ गुड टीचर आई बिलीव दैट स्टूडेंट कम्युनिटी का कुछ अच्छा करना चाहिए, और स्टूडेंट कम्युनिटी का कोई कोई सब कुछ नहीं दे सकता है। कोई दुआ दे दे तो वो भी बहुत है। इसलिए मैं ये फ्री अमेंडमेंट रिवीजन लेक्चर पब्लिक डोमेन में डालता हूं। अदरवाइज माय ड्यूटी इज ओनली टुवर्ड्स दोस स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड। मुझे क्या मतलब दूसरों से, इट इज ओनली टुवर्ड्स दोस स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड। लेकिन मैंने कभी भी दूसरे स्टूडेंट्स को डाउट्स के लिए मना नहीं किया है। बस ये फिक्स रूल है कि जिन्होंने एनरोल किया है लेक्चर्स के लिए उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूं, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है उनको ईमेल करना पड़ता है, उनको मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता। व्हाट्सएप आई रिप्लाई ओनली टू एनरोल स्टूडेंट्स। आजकल तो कोई कोई बच्चा इंस्टाग्राम मैसेंजर पे भी मैसेज करके बोलता है सर रिप्लाई 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 प्लीज रिप्लाई। ठीक है, वो आपकी मर्जी, सबका अपना अपना कल्चर रहता है। So this is basically a sum from a so-called YouTube hero का book. Actually not a hero, fake views, fake paid subscribers and all that, जबरदस्ती का हीरो। और उस सम में से ऑडेसिटी देखिए, स्टूडेंट्स हु आर नॉट एनरोल्ड, नॉट माय स्टूडेंट्स, वो उस सम का फोटो खींच के मुझे भेज रहे हैं ऑन व्हाट्सएप, सर सॉल्व दिस डाउट। एक दो बार तो मैंने रिप्लाई किया, 3-4 मेरा खोपड़ा सटक गया, दिस इज नॉट माई। ये वो जो यूट्यूब हीरो है ना, वो उनको बोलो ना उनको पढ़ाना आता नहीं है, पढ़ाना नहीं है। सामने एक बुक खुला है, वो बुक खुला होकर उसको रीड कर करके ट्रांसलेट करना है, उसकी वजह से वो पढ़ा नहीं सकते और फिर उनके बुक के डाउट्स आप मेरे से पूछ रहे हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेट मी बी क्लियर। 2-3 बार तो मैंने दिया, चौथी बार आई गॉट सो एंग्री, आई रिप्लाई टू अ स्टूडेंट, ये मेरी बुक नहीं है, ये उसका नंबर है, नंबर मेरे फोन में है, हम लोग रखते हैं एक दूसरे का नंबर, भले यूज नहीं करते उसको कभी, तुम उसको कॉल करके उससे पूछ लो, मेरे को माफ करो प्लीज। द मोमेंट आई रिप्लाइड आई फेल्ट वेरी बैड कि यार एज अ टीचर किसी स्टूडेंट के साथ में ऐसा बात नहीं करना चाहिए। अंदर से रिग्रेट आया, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेशन में, क्या इंसान हूं, कोई भी हो सकता है। तुमने जिसका बुक खरीदा उससे पूछो ना यार, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। सो नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर गुड। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है, सर उन्होंने बुक में आंसर दे दिया, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाना आता नहीं है। हाँ, तो मैं आपको पढ़ा के समझा के ये आंसर दे रहा हूं। अब मेहरबानी करके, पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछना ही मत, और दूसरी बात मैं क्लियरली वार्न कर रहा हूं, दूसरे की बुक का फोटो खींच के मुझे मत भेजना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस बात को समझ लो।
ओनली दैट आई रिप्लाइड रूडली टू अ स्टूडेंट एंड आई फेल्ट बैड दैट आई शुड नॉट टॉक लाइक दैट एज अ टीचर, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। अदरवाइज आज के बाद अगर कभी भेजा, सीधा नंबर भेजूंगा, जिसका बुक खरीदा उसको कॉल करके पूछ लो, स्टॉप इरिटेटिंग मी। तो ये एक नॉर्मल इनकम दिया 50 लाख और 1128 की इनकम 90,000। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला है, वो मार्जिन रिलीफ के कॉन्सेप्ट के अंदर स्टूडेंट्स थोड़ा रॉन्ग जा रहे हैं। मार्जिन रिलीफ कैसे होता है वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस। हम लोग इसमें ओल्ड रेजिम अज्यूम करके कर रहे हैं। 115 बीएससी न्यू रेजिम के लिए एसएससी ने ऑप्ट नहीं किया। एंड इंडिविजुअल एज 26 है। तो सम मेरे को इतनी बार फोटो भेज दिया लोगों ने कि वो एज मेरे को याद हो गया। 26 ईयर्स का एक इंडिविजुअल है, उसके लिए आपको टैक्स कैलकुलेशन। सो नॉर्मल इंडिविजुअल एंड ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम में अगर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कहना इसे बेसिक टैक्स, इसके ऊपर तो 0 रहेगा क्योंकि फर्स्ट 1 लाख नो टैक्स होता है। एक्सेस ओवर 1 लाख का 10% है, दैट्स द रूल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके ऊपर आप 50 लाख पे स्लैब्स लगा लो। मैं स्लैब्स आपको बिठा के कर नहीं रहा हूं। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका 13,12,500 आएगा, दैट्स योर बेसिक टैक्स। ये आपका बेसिक टैक्स इन ओल्ड रेजिम। लेकिन इस बेसिक टैक्स के ऊपर हमने ऐड किया है 10%। यहां तक सब बच्चों को आंसर मिला, 10% सरचार्ज। सब भाई क्योंकि 50 लाख के बाद इंडिविजुअल को 10% सरचार्ज होता है, मोर देन 50 अप टू 1 करोड़ 10%। और ये ऐड होके आपका आ गया 1443,750। ये सारे बच्चों को आया है। प्रॉब्लम बच्चों को हुआ है इसके बाद का स्टेप। सो डाउट भी उसके बारे में ही है, सर ये अचानक से सर ये कम कैसे हो गया। तो भाई साहब जो नकली हीरो की बुक में से आप उसको पूछो ना, सर मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, हमको पढ़ाओ ना, पढ़ाया नहीं है। यहां पे जो अगला स्टेप है वो ध्यान देने वाला बात। व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे एसएससी 1 को हमको कंपेयर करना पड़ेगा विद अनदर एसएससी 2, एक ऐसा एसएससी जिसकी इनकम एग्जैक्ट 50 लाख है। क्योंकि एग्जैक्ट 50 लाख पे सरचार्ज नहीं आता। इसका सरचार्ज आया बिकॉज ये ग्रेटर देन 50 लाख है, इसका नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट 50 लाख है। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तब हमको पता चलेगा। अवर एसएससी हैज गॉट इनकम मोर देन 50 लाख, लेकिन व्हाट इज द एक्सेस ओवर 50 लाख? ओनली दिस 90। मतलब सुनिए, ये वाले एसएससी का सरचार्ज नहीं आ रहा है क्योंकि एग्जैक्ट 50 है। हमारे एसएससी का सरचार्ज आ रहा है क्योंकि वो मोर देन 50 है। मींस कैन आई से द इनकम का डिफरेंस इज ओनली 90,000। अब ये 50 लाख कैसे डिराइव हुई है, यहां पे आप लोग समझे नहीं हो। अगर हमको एग्जैक्ट 50 लाख वाले को लेना है तो 90 तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इनकम में 112A है। तो एग्जैक्ट 50 लाख में बिठाने के लिए बाकी की इनकम विल बी 49,10,000। सो द सम गिवन टू यू इन दैट बुक इज दिस। और ये सरचार्ज आएगा क्योंकि 50 से ज्यादा है, लेकिन कंपेयर करने के लिए हमको एक 50 वाले एसएससी का लेना है और उसका ये 90 लेना पड़ेगा, तो ये बाकी का 49 है। अब देखिए इसका बेसिक टैक्स कैसे आएगा। ये 90 का तो फिर भी 0 क्योंकि 1 लाख तक 0 रहता है, 1 लाख के बाद 10%। ये 49,10,000 के ऊपर जब आप ओल्ड स्लैब्स लगाओगे तो 12,85,500 आपको मिल जाएगा। ओल्ड स्लैब्स के हिसाब से कर लेना, दोनों ओल्ड स्लैब्स के हिसाब से। मींस यहां तक आप लोग ये वाली इनकम और ये वाली इनकम समझ गए। व्हाट इज द कंपैरिजन? टोटल को 50 लाख रखना है, उसमें ये लेना है तो ये वाली इनकम 49,10,000 ही लेनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। 112A में दोनों जगह पे 0 है। बाकी का जो टैक्स है वो यहां पे 50 लाख पे आएगा, यहां पे 49,10,000 पे आएगा। बट द मेन डिफरेंस इज यहां पे सरचार्ज नहीं आएगा। सर क्यों सरचार्ज नहीं आएगा? बिकॉज ये एग्जैक्ट 50 लाख है, देयर विल बी नो सरचार्ज हियर। एंड देन व्हेन वी ऐड विद सरचार्ज तो यहां पे आपका आ गया 1443,750, यहां पे आया 12,85,500। नाउ अंडरस्टैंड प्लीज, इनकम का डिफरेंस इज ओनली 90,000। तो एक लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं। दिस इज कॉल्ड अ टीचर नॉट अ यूट्यूबर। एक लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं, सुन लीजिए इस लाइन को। द डिफरेंस इन टैक्स कैनॉट बी मोर देन द डिफरेंस इन इनकम। इस लाइन को रिकॉर्ड करके जितनी बार सुनना है सुन लो। द डिफरेंस इन टैक्स कैनॉट बी मोर देन द डिफरेंस इन इनकम। कुछ बच्चे जो खाली ये रिवीजन और अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हैं, उन्होंने मेरा फुल कोर्स नहीं देखा, उनको पता नहीं है कि टैक्स कैसे पढ़ाया जाता है। रिवीजन के लेक्चर में हमने भी कभी कभी पीडीएफ यूज किया, कभी कभी बुक, क्योंकि हमको टाइम बचाना था। लेकिन टैक्स को पढ़ाने के लिए आपके पास है ना वर्ड्स का पावर होना चाहिए, नॉट दैट बुक खुला है, रीड किया और ट्रांसलेट किया। तो मेरे वर्ड के पावर को सुनो, क्योंकि मैं फुल कोर्स में इस पावर को यूज करता हूं। रिवीजन के और क्रैश कोर्स के लेक्चर में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। द डिफरेंस इन टैक्स कैनॉट बी मोर देन डिफरेंस इन इनकम। अगर इसने कमाया खाली 90 एक्स्ट्रा है तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। ये डिफरेंस कुछ 1,58,000 के आसपास आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम 90,000 होना चाहिए। मतलब इस आदमी का जो टैक्स आ रहा है, इस आदमी का टैक्स वो इस आदमी से खाली 90,000 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसने इनकम भी खाली 90 कमाई है। तो इसका तो टैक्स आप समझ गए, नो सरचार्ज के साथ में। इसका टैक्स प्लस 90,000 उतना। मतलब हमारा टैक्स आ रहा था 1443,
लेकिन ये बहुत ज्यादा है, इनकम एक्स्ट्रा खाली 90 है, तो डिफरेंस इन टैक्स कैन नॉट बी मोर देन दैट। तो हम इसमें 90 ऐड करके हमको ये मिला, और ये जो डिफरेंस है वो आपका मार्जिनल रिलीफ है। आप अगर इस सम का स्क्रीनशॉट भी लोगे तो आपको काम आपका हो जाएगा। बस खाली इतना याद रखना, ये एग्जैक्ट 50 लाख वाले का टैक्स है, ये 50 लाख 90 वाले का टैक्स है। इसने खाली 90 एक्स्ट्रा कमाया, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी इसके कंपैरिजन में खाली 90 एक्स्ट्रा हो सकती है। तो हमको तो पहले ये मिल गया था, वो 1.5 लाख एक्स्ट्रा था, तो 1.5 लाख नहीं रखेंगे, इसका डिफरेंस खाली 90 होगा। सो 1285,500 में 90 ऐड करोगे तो 1375,500 मिल जाएगा। 1443 में से वी हैव टू रिटेन ओनली 1375, तो इतने को माइनस करेंगे, वो मार्जिनल रिलीफ, और ये वाला अमाउंट आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगा। 4% सेस का स्टेप आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोगों को आ जाएगा। तो ये एक सम मुझे सॉल्व करना था और क्लियरली वार्न करना था। आज के बाद मुझे किसी और की बुक से फोटो खींच के मत भेजना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं आपको ब्लॉक करेगा सीधा, ओके। वैसे आज के बाद आप किसी और की बुक लेने वाले भी तो नहीं है। वेट फॉर द मिडल ऑफ अप्रैल, उसके बाद में आपका सारा यू हैव वन स्टॉप सोल्यूशन, एमसीक्यू बेस्ट बुक, हैंड रिटन बेस्ट बुक, टेक्स्ट बुक विद 400 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड इन द टेक्स्ट बुक। ये जो बुक से हम लोग रिवीजन के लेक्चर करते थे वो तो ऑलरेडी है ही, और बहुत जरूरी बात, पढ़ाना भी आता है, सबसे जरूरी तो वो है। तो आई थिंक ऑल योर प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू विद रिस्पेक्ट टू anything, and just do your best, make all of us proud, make your family proud, make yourself proud, and come out with flying colors. I hope you like the revision and amendment lecture. Thank you very much. See you. Take care, please.